जिस दिन मेरे पापा अपने कॉमरेड इन आर्म्स की बेटी को घर लेकर आते हैं, तब मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि मैं उससे प्यार करने लगूंगा। और यहाँ तक कि मेरा गुड ब्रदर भी सीक्रेटली उस पर क्रश रखता है, जिस पर आखिर में मैं पूरी तरह डिसअपॉइंटेड हो जाता हूँ। मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन में फेल हो गया था और मेरे पेरेंट्स मुझे सीधे घर से बाहर निकाल देते हैं, जबकि मेरा भाई अपने अच्छे बिहेवियर का फायदा उठाकर उससे शादी कर लेता है। और फिर जब मैं दोबारा आंखें खोलता हूँ, तब मैं रिबॉर्न हो चुका होता हूँ। हालांकि इस समय तक मैं उसे कन्फेस भी कर चुका था और रिजेक्ट भी हो गया था, लेकिन इसके बाद मुझे पता चलता है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। इस बार मैं प्यार का दर्द नहीं झेलना चाहता हूँ। अपनी पिछली लाइफ में बार बार एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करने की वजह से और फ्यूचर की मेमोरीज की वजह से अब मैं सिर्फ मेहनत करके चिंगबेई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ। मैं बस एक केयरफ्री और स्टाइलिश लाइफ जीना चाहता हूँ। तभी एग्जाम शुरू होने से आधा घंटा पहले मेरी सिस्टर जैसी सुची मुझे ढूंढते हुए आती है, जिस पर वो कहती है, मैं कल वाली बात को मजाक मान लेती हूँ, तुम अभी एग्जाम की तैयारी करो, 2 महीने बाद मैं साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी में तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं पीछे मुड़कर मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने सुची को देखता हूँ। उसका चेहरा हमेशा की तरह कोल्ड होता है। उसकी स्लिम वेस्ट और लॉन्ग लेग्स साफ दिखाई दे रही होती हैं और उसकी आंखों में वही फेमिलियर नजर होती है, जिसे देखकर मैं कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ, जिस पर वो हल्का सा भौहें चढ़ाती है। तब जाकर मैं रिएक्ट करता हूँ और तुरंत अपना पेन और एडमिट कार्ड उठा लेता हूँ। सिस्टर, टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, मैं पहले एग्जाम देने जा रहा हूँ। जिस पर सुची थोड़ी हैरानी से मुझे देखती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका वही छोटा भाई जो हमेशा उससे चिपका रहता था, आज इतना फ्री और इजी बिहेव कर रहा है। लेकिन मैं उसकी चमकती हुई आंखों की तरफ देखे बिना ही घर से बाहर भाग जाता हूँ और फिर एक टैक्सी लेकर एग्जाम सेंटर की तरफ निकल गया। इस बार मैं खुद को एक और चांस देता हूँ। मैं अब सुची के पीछे भागना नहीं चाहता हूँ। पिछली लाइफ में मैं पूरी जिंदगी भटकता रहा था, लेकिन इस बार मैं इस मौके को मजबूती से पकड़ना चाहता हूँ। मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन दूंगा, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा और फिर अपनी जिंदगी अपनी तरह जीऊंगा। मैं अलग अलग जगहों को देखूंगा, अलग अलग सीनरी को फील करूंगा और फिर जब एग्जाम खत्म होता है और मैं एग्जामिनेशन रूम से बाहर निकलता हूं, तब तक सनसेट हो चुका होता है। बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ खड़ी होती है जो स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेने का इंतजार कर रही होती है। मैं उन्हें अवॉइड करके निकलना चाहता हूं, लेकिन तभी कोई मेरा रास्ता रोक देता है। वो लिन्यू होता है, जिस पर वो मुझे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, सुना है कल तुम्हारा कन्फेशन रिजेक्ट हो गया था, तो क्या आज का एग्जाम उससे अफेक्ट हुआ? मैं अभी उसका जवाब देने ही वाला होता हूं कि तभी भीड़ के बीच से एक फेमिलियर फिगर अंदर आता है। वो मेरा वही गुड ब्रदर होता है जिसने सफेद शर्ट पहन रखी होती है। जिस पर वो तुरंत कहता है, मत पूछो, लिन्यू की हालत बहुत खराब है। यह सुनते ही मेरे दिमाग में पिछली लाइफ की सारी बातें एक साथ वापस आने लगती हैं। मेरी जिंदगी के हर दुख के पीछे यही गुड ब्रदर था, जिस पर उसी ने मेरे कन्फेशन की बात सबको बताई थी। उसी की वजह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर से निकाल दिया था और बाद में जब मैंने उसे सुची के बगल में प्रौढ़ होकर खड़े देखा था, तब मुझे समझ आया था कि मेरी बर्बाद हुई जिंदगी सिर्फ उसके प्यार का रास्ता साफ करने के लिए थी। लेकिन इस बार सब कुछ दोबारा शुरू हो चुका था, जिस पर मैं उसके हाथ को झटक देता हूँ जो आगे बढ़कर एक्टिंग करने वाला था। फिर मैं पूरी शांति के साथ रिपोर्टर की तरफ मुड़ता हूँ और कहता हूँ, किसी को पसंद करना गलत नहीं होता है और कन्फेस करना भी गलत नहीं होता है, लेकिन इनमें से कोई भी चीज मुझे अफेक्ट नहीं करेगी। मुझे इस एग्जाम पर पूरा कॉन्फिडेंस है। सनसेट की रोशनी मुझ पर पड़ रही होती है और मेरी शैडो पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही होती है। इसके बाद मैं घर की तरफ चलने लगता हूँ, वही घर जो पिछली लाइफ में मेरी सोल का सबसे बड़ा सपना था। और फिर जैसे ही मैं घर के पास बड़े पेड़ के नीचे पहुंचता हूँ, मुझे पापा की फेमिलियर और प्यार भरी आवाज सुनाई देती है। वो मेरा इंतजार कर रहे होते हैं, जिस पर वो कहते हैं, कल तुमने सुची से जो कहा था वो मैंने सुन लिया था। मैंने तुम्हारी माँ को नहीं बताया, तुम भी ना बच्चे हो अभी। सुची तुम्हारी सिस्टर है। पापा की आंखों में चिंता देखकर मेरा दिल भारी हो जाता है। पिछली लाइफ में मेरे कन्फेशन की वजह से मेरे पेरेंट्स भी लोगों की बातों के बीच फंस गए थे, जिस पर मैं धीरे से कहता हूँ, पापा, मैंने डिपेंडेंस को प्यार समझ लिया था, लेकिन अब फ्यूचर में सुची सिर्फ मेरी सिस्टर रहेगी। यह सुनकर मेरे पापा क्यों रोंग कुछ देर के लिए चुप हो गए थे। फिर वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोर्टयार्ड की तरफ चलने लगते हैं और जैसे ही हम डोर खोलते हैं, वहां सुची पहले से खड़ी दिखाई देती है। पापा मेरे कंधे पर हाथ रखते हैं और घर के अंदर चले गए, जिस पर जाते हुए सनसेट की आखिरी रोशनी सुची के चेहरे पर पड़ रही होती है। मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, कल मेरी बेवकूफी की वजह से तुम्हें परेशान होना पड़ा। मेरा दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया था। मैं तुमसे अपोलोगाइज करता हूँ, तुम उस बात को दिल पर मत लेना। आगे हम हमेशा फैमिली रहेंगे। मेरी इतनी काम और सीरियस बात सुनकर सुची कुछ देर के लिए हैरान रह जाती है, क्योंकि कल तक मैं उसका हाथ पकड़कर उसे कन्फेस कर रहा था और आज एक ही रात में मेरा एटीट्यूड इतना बदल गया था, जिस पर उसके दिल में अजीब सा डाउट आने लगता है। वो सोचती है कि क्या मैंने सच में उसे छोड़ दिया है या फिर मैं कोई नया तरीका यूज कर रहा हूँ। जिस पर सूची मेरी तरफ देखती है और कहती है, चेन शेंग ने सही कहा था, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो यह अच्छी बात है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है
तुम्हारा ध्यान सही चीजों पर होना चाहिए। मैं हमेशा की तरह मुस्कुराकर सिर हिला देता हूँ। फिर वो अपने कमरे से एक कैंपस एटलस निकालकर मेरे हाथ में देती है, जिस पर वो कहती है, हर साल साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी का स्कोर लाइन बढ़ता जा रहा है, तुम्हें पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं अपने हाथ में साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी का एडमिशन्स पोस्टर देखता हूँ, जिस पर मेरे चेहरे की स्माइल धीरे धीरे रुक जाती है। लेकिन मैं उसे कुछ नहीं कहता हूँ, क्योंकि पिछली लाइफ में मैं सिर्फ सूची के पीछे भागना चाहता था। इसलिए नेचुरली मैं उसी साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी में जाना चाहता था जो उसके मिलिट्री एरिया के सबसे पास थी। लेकिन आखिर में मैं उसे पा नहीं सका और मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। इसलिए इस बार मैं मजबूती से चिंगबई यूनिवर्सिटी को चूज करना चाहता हूँ। मैं वहाँ लिंग्विस्टिक्स पढ़ना चाहता हूँ। मैं अलग अलग कल्चर्स को समझना चाहता हूँ, अलग अलग लोगों की ट्रेडिशंस और कस्टम्स को जानना चाहता हूँ, और फिर इन सबको एक बुक में लिखना चाहता हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चाइना को समझ सकें और चाइना को पसंद कर सकें। वैसे भी फ्यूचर में हर इंसान की अपनी अलग लाइफ होती है, इसलिए किसी बात को लेकर जल्दी कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है। मैं एटलस लेकर अपने रूम में वापस आ जाता हूँ, रेडियो ऑन करता हूँ और फिर रिव्यू करना शुरू कर देता हूँ, जिसके बाद मैं डिनर तक बाहर नहीं निकलता। डिनर टेबल पर सबसे अनकंफर्टेबल सीन होता है। मैं कुछ देर के लिए थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो जाता हूँ, जिस पर लिन्यू, तुम क्या सोच रहे हो? खाना अच्छा नहीं बना क्या? मेरी माँ मेरे बाउल में एक एग डालती है और वरीड होकर पूछती है। मैं सिर हिलाता हूँ, नहीं, खाना बहुत अच्छा है। जिस पर माँ तुरंत कहती है, अच्छा है तो ठीक है, तुम साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी जा सकते हो, तुम्हारी सिस्टर वहां आर्मी में है तो वो तुम्हारा ध्यान भी रख लेगी। मैं और तुम्हारे पापा अब बूढ़े हो रहे हैं, तुम कॉलेज चले जाओगे तो बार बार घर नहीं आ पाओगे, लेकिन अगर तुम्हारी सिस्टर वहां होगी तो हमें भी टेंशन नहीं रहेगी। मैं चॉपस्टिक्स पकड़ने वाले हाथ को थोड़ा कसकर पकड़ लेता हूँ। मेरे गले में जैसे कुछ अटक जाता है, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह पाता कि मैं साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी नहीं, चिंगबई यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ। मैं बस धीरे से कहता हूँ, मैं अपना ख्याल रखूंगा, मॉम डैड आप लोग टेंशन मत लो। डिनर के बाद माँ मुझे जल्दी सोने के लिए कहती है, जिसके बाद मैं बाल पोंछते हुए बाहर कोर्टयार्ड में आता हूँ। लेकिन तभी मैं सुक्किन को वहां खड़ा देखता हूँ, जिस पर वो फ्लैट आवाज में कहती है, जब तुम खाना खा रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि तुम कुछ कहना चाहते हो। मैं बाल पोंछते हुए थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ। पिछली लाइफ में सुक्यून हमेशा अपनी पढ़ाई और काम में लगी रहती थी। उसने मुझे, जो हमेशा उसके पीछे घूमता था, कभी नोटिस तक नहीं किया था। लेकिन इस बार उसने मेरी छोटी सी अब नॉर्मेलिटी भी देख ली थी। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस जब मैंने सोचा कि कुछ समय बाद मुझे घर छोड़ना पड़ेगा तो थोड़ा अजीब फील हुआ। मूनलाइट में सुकिन अपने से एक सिर छोटे छोटे भाई को देखती है, जिस पर ना जाने क्यों उसे लगता है कि मैं पहले से थोड़ा अलग हो गया हूँ, थोड़ा समझ से बाहर। मैं क्वाइटली रात के स्काई में स्टार्स को देखने लगता हूँ। टीचर ने एक बार कहा था कि जब इंसान कॉलेज चला जाता है तब उसका होम टाउन सिर्फ विंटर और समर वेकेशन में ही वापस आने की जगह बन जाता है, और जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वैसे वैसे घर वापस आने की बार भी कम होती जाती है। हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता और एटमॉस्फेयर थोड़ा साइलेंट हो जाता है। तभी किचन से माँ बाहर आती है, जिस पर वो सुकिन से कहती है, सुकिन, मैचमेकर ने कहा है कि वो तुम्हारी ब्लाइंड डेट जांग फैमिली के झांग हाउस से करवाना चाहता है। तुम आर्मी में वापस जाने से पहले एक बार उससे मिल लो, ठीक है? सुक्यून बिना ज्यादा एक्सप्रेशन बदले कहती है, ठीक है, आप अरेंज कर दीजिए। जिस पर माँ खुश होकर कहती है, अच्छा, तो मैं उन्हें जवाब दे देती हूँ। झांग हाओ का फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, अगर सब सही रहा तो बात पक्की कर देंगे। माँ के जाने के बाद मैं सुकिन को रूम में वापस जाते हुए देखता हूँ और फिर मुझे पिछली लाइफ का झांग हाओ याद आ जाता है, जिस पर मैं खुद को रोक नहीं पाता और उसे याद दिलाता हूँ, झांग हाओ उतना सिंपल नहीं है जितना वो दिखता है। जब तुम उससे मिलने जाओ तो थोड़ा ध्यान रखना। जिस पर सुकिन मेरी तरफ देखती है और फिर ठंडी आवाज में कहती है, लिन्यू, तुम सच में बदल गए हो। झांग हाओ तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, तुम्हें उसके बारे में इस तरह बुरा नहीं बोलना चाहिए। इतना कहकर वो जोर से डोर बंद कर देती है और मैं वहीं खड़ा रह जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि पिछली लाइफ में मैंने ये क्यों नहीं देखा कि वो झांग हाओ को इस तरह डिफेंड करती थी, या शायद मैं इतना ब्लाइंड था कि मुझे कुछ दिखता ही नहीं था। लेकिन अब फ्यूचर में उसके पास कौन खड़ा होगा इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद मैं वापस अपने रूम में चला जाता हूँ सोने के लिए और अगले दिन के एग्जाम की तैयारी करने लगता हूँ। अगले दिन एग्जाम खत्म होने की बेल बजती है और 10 साल से ज्यादा की मेहनत जो मैंने किताबों और पढ़ाई में बिताई थी वो आखिर इन कुछ आंसर शीट्स में खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ आसपास के लोग मुझे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। अरे, ये तो लिन फैमिली का लड़का है, यही ना जो अपनी ही सिस्टर के पीछे पड़ा हुआ था। सच में कितनी शर्म की बात है, ओल्ड लिन फैमिली का इतना शेमलेस बेटा निकला। लगता है इनके एंसेस्टर्स की ग्रेव गलत जगह बनी हुई है। इतनी मोटी स्किन है इसकी, हमारे वेन्यांग विलेज की इज्जत ही खराब कर दी। उनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से पिछली लाइफ के नाइटमेयर में वापस आ गया हूँ। मेरा हाथ धीरे धीरे मुट्ठी में बदल जाता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि रूमर्स जैसी चीजों से भागने पर वो और बढ़ती हैं।
अगर मैं भागूंगा तो लोग और बातें बनाएंगे, इसलिए इस बार मैं भागने वाला नहीं हूँ। मैं पलटकर उनकी तरफ देखता हूँ, अपना सिर ऊपर करता हूँ और फिर जोर से कहता हूँ, सुचिंग और मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, हमारे बीच कोई गलत रिश्ता नहीं है, किसी को पसंद करना गलत नहीं होता, लेकिन मैं अभी छोटा हूँ, इसलिए कुछ समय के लिए मैं डिपेंडेंस और प्यार में फर्क नहीं समझ पाया। लेकिन अब मैंने सब क्लियर कर लिया है। फ्यूचर में सुचिंग जिसकी भी शादी करेगी, मैं उसे ब्लेस करूंगा, और अगर तुम लोग पीछे से फिर ऐसी बातें करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ स्लैंडर की कंप्लेन कर दूंगा। मेरी बात और एटीट्यूड देखकर आसपास के लोग थोड़ा शॉक हो जाते हैं, जिस पर वो धीरे धीरे चुप हो जाते हैं और फिर संभल कर बात करने लगते हैं। मैं हल्के कदमों से घर वापस लौटता हूँ और जैसे ही मैं अंदर आता हूँ, मैं अपनी माँ को किचन से खाना लेकर बाहर आते हुए देखता हूँ, जिस पर वो कहती है, खाना बन गया है, बस तुम्हारी सिस्टर के वापस आने का इंतजार है, फिर हम खा लेंगे। मैं प्लेट उठाते हुए कैजुअली पूछता हूँ, सिस्टर कहाँ गई है? जिस पर माँ मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारी सिस्टर को समझ आ गई है, कल उसे झांग हाओ के साथ ब्लाइंड डेट पर जाना है ना, इसलिए वो टाउन गई है उसके लिए गिफ्ट्स खरीदने। मैं चुपचाप उनकी बात सुनता हूँ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सुचिंग, जो हमेशा दूसरों के लिए इतनी कोल्ड रहती थी, वो झांग हाओ के लिए इतने ध्यान से गिफ्ट्स चुनेगी। और फिर जब आखिरी डिश टेबल पर आती है, उसी समय सुचिंग भी वापस आ जाती है। उसके हाथ में बड़े और छोटे कई बैग्स होते हैं और उनमें से एक बैग में एक शर्ट भी रखी होती है, जिस पर माँ तुरंत कहती है, अरे तुमने शर्ट भी खरीदी, लेदर बैग भी खरीदा, तुम बच्ची हो अभी, तुम्हारे पैसे बचाने चाहिए। सुचिंग बिना ज्यादा रिएक्शन दिए कहती है, मॉम इसकी जरूरत थी। मैं उनकी बातें क्वाइटली सुनता हूँ, फिर चुपचाप अपना फेवरेट ब्रेस्ट पॉक खाता हूँ और वापस अपने रूम में चला जाता हूँ। मेरे डेस्क पर मेरी और सू चिंग की एक फोटो रखी होती है और उस फोटो में हम दोनों बहुत ब्राइट स्माइल कर रहे होते हैं। मुझे लगता था कि वो भी मेरे लिए स्पेशल है। जब मैं 10 साल का था तब मैंने गलती से बिल्ली को भगा दिया था, जिस पर वो पूरी रात मेरे पास बैठी रही। जब मैं 12 साल का था और दूसरे बच्चे मुझे परेशान करते थे, तब वो मेरे लिए खड़ी हो जाती थी। एक बार मैं रास्ता भटक गया था, जिस पर वो पूरी रात मुझे ढूंढती रही थी और फिर मुझे घर लेकर आई थी, लेकिन फिर वो आर्मी में चली गई। हमारे मिलने का टाइम कम होता गया और अब उसके पास अपना फैमिली होने वाला है और मैं भी चिंगबई जाकर कॉलेज पढ़ने वाला हूँ। मैं कपबोर्ड से एक पेपर बॉक्स निकालता हूँ और उसमें उससे जुड़ी सारी चीजें रख देता हूँ। उसने मुझे जो स्टेशनरी बॉक्स दिया था, बचपन के टॉयज और हमारी फोटो, सब कुछ। जिसके बाद मैं सोचता हूँ कि अगले दिन इन्हें फेंक दूंगा, लेकिन अगले दिन जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ, तभी मेरी टक्कर सुचिंग से हो जाती है। उसने अपना मिलिट्री यूनिफॉर्म नहीं पहना होता, बल्कि एक नया ड्रेस पहना होता है, जिस पर वो मुझे देखकर पूछती है, तुम क्या पकड़े हुए हो? मैं बॉक्स को थोड़ा ऊपर करता हूँ। कुछ रिव्यू मटेरियल है और कुछ पुराने टॉयज। इन्हें वेलफेयर होम में डोनेट करने वाला हूँ। जिस पर वो बस सिर हिलाती है और कुछ नहीं पूछती। फिर वो कुछ देर वहीं खड़ी रहती है और बाहर निकलते वक्त पीछे मुड़कर कहती है, थोड़ी देर में मॉम को बोल देना। मैं उसकी जाती हुई बैग को देखता हूँ और फिर बॉक्स में रखी हमारी ग्रुप फोटो को। मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अगर उसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता तो शायद उसे यह भी पता नहीं होगा कि यह फोटो फ्रेम हमारी एक साथ वाली इकलौती फोटो थी। कुछ देर बाद मैं सड़क के किनारे पहुंचता हूँ और अपने हाथ में पकड़ा पेपर बॉक्स ट्रैश कैन में फेंक देता हूँ। जिसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ और फिर टाउन जाने के लिए कार पकड़ लेता हूँ। मैं चिंगबई यूनिवर्सिटी के बारे में जानने के लिए कई बुक स्टोर्स घूमता हूँ। बहुत देर बाद मुझे एक ऐसी बुक मिलती है जिसमें चिंगबई यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा होता है। जिसके बाद मैं डेली यूज की चीजें खरीदने के लिए मॉल चला जाता हूँ, जैसे केटल, वॉशर बेसिन और बाकी सामान। इसी बीच मुझे याद आता है कि कल रात मॉम को हल्की खांसी हो रही थी, जिस पर मैं फार्मेसी के अंदर चला जाता हूँ ताकि उनके लिए मेडिसिन ले सकूं। लेकिन जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ, मैं वहीं रुक जाता हूँ, क्योंकि मेरे सामने सुचिंग खड़ी होती है और उसके साथ झांग हाओ होता है। वो उसका हाथ पकड़े हुए होता है और सुचिंग उसके हाथ में एक वॉच पहना रही होती है। उसी पल मेरे दिल में सिर्फ 4 शब्द आते हैं, अब सब खत्म हो चुका है। मैं अपनी नजरें वापस हटा लेता हूँ और मुड़कर जाने लगता हूँ, लेकिन तभी झांग हाओ मुझे देख लेता है, जिस पर वो सुचिंग का हाथ पकड़कर बाहर आता है और जानबूझकर अपनी रिस्ट पर पहनी हुई वॉच दिखाता है। उसके चेहरे पर साफ प्राउड दिखाई दे रहा होता है। फिर वो मुस्कुराकर कहता है, सुचिंग और मेरी ब्लाइंड डेट बहुत अच्छी रही, हम दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? मैं बिना एक्सप्रेशन बदले कहता हूँ, नहीं। जिस पर सुचिंग धीरे से कहती है, लिन यू, फ्यूचर में तुम्हारा ब्रदर मेरा भी छोटा भाई होगा। वो झांग हाओ की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराती है और सिर हिलाती है। मैं भी हल्का सा मुस्कुरा देता हूँ, लेकिन कुछ नहीं कहता, क्योंकि पिछली लाइफ में मैं झांग हाओ का रियल चेहरा देख चुका हूँ। मैं पहले ही समझ चुका हूँ कि वो कैसा इंसान है। इस लाइफ में मैं उससे किसी भी तरह का रिलेशन नहीं रखना चाहता। जिस पर झांग हाओ के चेहरे की स्माइल और बड़ी हो जाती है। फिर वो कहता है, लिन यू, हम दोनों को अभी कुछ और सामान खरीदना है, तुम हमारे साथ चलोगे? मैं तुरंत मना कर देता हूँ, मैं अपना सामान खरीद चुका हूँ, मैं पहले घर जा रहा हूँ। इतना कहकर मैं वहां से चला जाता हूँ और पीछे सुचिंग काफी देर तक मेरी जाती हुई बैग को देखती रहती है। उसके चेहरे पर कुछ इमोशंस आते हैं, लेकिन आखिर में वो कुछ नहीं कहती। घर पहुंचकर मैं मेडिसिन और सप्लीमेंट्स मॉम को दे देता हूँ, जिसके बाद मैं सीधे अपने रूम में चला जाता हूँ और चिंगबई की वो बुक खोलकर पढ़ना शुरू कर देता हूँ। रूम में बहुत शांति होती है और मुझे पता भी नहीं चलता कि कब बाहर अंधेरा हो जाता है। तभी डोर पर नॉक होती है। मैं डोर खोलता हूँ तो बाहर सुचिंग खड़ी होती है, जिस पर वो कहती है, मैंने देखा कि तुम्हारे रूम की लाइट अभी भी ऑन है, तुम अभी तक सोए नहीं? मैं बुक बंद करके कहता हूँ, बस
अब सोने वाला हूँ। वो मेरी तरफ देखती है, लेकिन अचानक उसकी नजर मेरे डेस्क पर चली जाती है। फिर वो हल्का सा फ्राउन करके पूछती है, तुम्हारे डेस्क पर जो फोटो फ्रेम था वो कहाँ है? शायद उसे भी महसूस होने लगा था कि मैं इन दिनों उससे थोड़ा दूर दूर रहने लगा हूँ, और ना जाने क्यों उसे यह बात थोड़ी अजीब लग रही थी। मैं एक पल के लिए पीछे देखता हूँ और फिर जल्दी से झूठ बोल देता हूँ, गलती से टूट गया, रिपेयर के लिए दिया है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरा जवाब सुनने के बाद उसके चेहरे पर थोड़ा सुकून आ जाता है, जिस पर वो धीरे से कहती है, ठीक है, फिर जल्दी सो जाना। पिछली लाइफ में मैं उसके सामने कभी झूठ नहीं बोल पाता था, क्योंकि वो हमेशा मेरी बात समझ जाती थी, लेकिन इस बार उसने मेरा इतना आसान झूठ भी नहीं पकड़ा। मैं खुद पर हल्का सा हंसता हूँ, डोर बंद करता हूँ और फिर सो जाता हूँ। अगले कुछ दिनों तक मैं बस घर में रहता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ और रिजल्ट का इंतजार करता हूँ। जहां तक सुचिंग की बात है, वो हर दिन सुबह जल्दी निकल जाती है और देर रात वापस आती है। वो झांग हाओ के साथ अपना रिलेशन और अच्छा बना रही होती है। दिन इसी तरह गुजरते जाते हैं और फिर 24 जून को, जिस दिन कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने वाला होता है, मैं सुबह सुबह स्कूल पहुंच जाता हूँ। मैं अभी स्कूल गेट पर पहुंचा ही होता हूँ कि तभी एक सफेद सांताना कार मेरे सामने रुकती है, जिस पर कोई मुझे आवाज देता है, लिन्यू, तुम भी रिजल्ट देखने आए हो? मैं मुड़कर देखता हूँ तो कार से चेनशी बाहर निकलती है। उसके चेहरे पर स्माइल होती है। वो मेरी क्लास में थी। उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। उसके पेरेंट्स बड़े ऑफिसर्स थे, लेकिन पहले कभी हमारी ज्यादा बात नहीं हुई थी। मैं पॉलिटली सिर हिला देता हूँ, लेकिन चेनशी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सीधे मेरे पास आ जाती है और कहती है, चलो साथ में चलते हैं। जिसके बाद हम दोनों साथ में टीचर के ऑफिस में जाते हैं। जैसे ही मुझे रिपोर्ट कार्ड मिलता है, मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ। मैं धीरे से रिपोर्ट कार्ड खोलता हूँ और नीचे बड़े साफ लेटर्स में मेरा टोटल स्कोर लिखा होता है, 689 पॉइंट्स। उसे देखते ही मैं लंबी सांस लेता हूँ, क्योंकि मैंने चिंगबे यूनिवर्सिटी का पिछले कई सालों का एडमिशन स्कोर देखा था। वो लगभग 670 के आसपास रहता था। मतलब इस स्कोर के साथ मेरा एडमिशन ऑलमोस्ट पक्का था, जिस पर मैं मन ही मन टीचर वांग को थैंक यू कहता हूँ और फिर जल्दी से घर जाकर यह गुड न्यूज बताने का सोचता हूँ। लेकिन मैं काफी देर तक बाहर खड़ा रहता हूँ और कोई कार नहीं मिलती। तभी सुबह की धूप धीरे धीरे मुझ पर पड़ने लगती है। जब मैं घर पहुंचता हूं और कार से उतरता हूं, तभी मैं देखता हूं कि सुक्विन और जांग हाओ हाथ पकड़कर कोर्टयार्ड से बाहर आ रहे होते हैं। मैं तुरंत अपनी नजरें हटा लेता हूं और ड्राइवर सीट पर बैठी चेन शी को थैंक यू कहता हूं, जिस पर चेन शी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो कहती है, अगर सच में थैंक यू कहना है तो 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है, तुम आ जाना। मैं हल्का सा मुस्कुरा देता हूं। तभी झांग हाओ बढ़ा चढ़ाकर कहता है, लिन्यू, वो अभी चेन शी थी ना, तुम्हें नया पार्टनर मिल गया है क्या? लेकिन वो तो फेमस परिवार की बेटी है। अगर तुम उसके साथ रहोगे तो मुझे नहीं लगता उसका कोई अच्छा रिजल्ट निकलेगा। मैं कुछ कहने ही वाला होता हूँ कि तभी सु किन की आवाज आती है, जिस पर वो कहती है, जहांग हाओ सही कह रहा है, चेन फैमिली हमारे जैसी नहीं है। तुम अभी छोटे हो, तुम्हें अपने लिमिट्स समझने चाहिए। किसी के साथ भी कैजुअली मत घूमा करो। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि वो मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रही है। मैं तुरंत जवाब देता हूँ, वो बस मेरी क्लासमेट है जिसने मुझे घर छोड़ा है और मैं अब बच्चा नहीं हूँ। मैं किससे दोस्ती करूं, ये मेरी फ्रीडम है। मैं थक गया हूं, मैं अंदर जा रहा हूं। इतना कहकर मैं कोर्टयार्ड के अंदर चला जाता हूं। पीछे सुकिन वहीं खड़ी रहती है और काफी देर तक मेरे रूम के डोर को देखती रहती है। उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी दिखाई दे रही होती है। रात को मैं अपने पेरेंट्स को अपना स्कोर बता देता हूं, लेकिन उन्हें मेरे चिंगबे यूनिवर्सिटी वाले प्लान के बारे में पता ना चले, इसलिए मैं जानबूझकर उस टाइम स्कूल की लाइब्रेरी जाता हूं जब सुकिन घर पर नहीं होती, और वहीं कंप्यूटर यूज करके अपना वॉलंटियर फॉर्म भर देता हूं। कुछ दिन बाद एक दिन मैं बाहर जा रहा होता हूं, तभी रास्ते में मेरी मुलाकात चेनशी और उसके दोस्तों से हो जाती है, जिस पर चेनशी मुझे देखकर कहती है, लिन्यू, तुम स्केटिंग करने चलोगे? आज मेरा बर्थडे है और हम सब आइस रिंक जा रहे हैं। तभी मुझे याद आता है कि आज उसका बर्थडे है। मैं मना नहीं कर पाता और उसके साथ टाउन के सबसे बड़े आइस रिंक चला जाता हूँ। वहां पहुंचकर चेनशी मेरे पास स्केट्स लेकर आती है और पूछती है, तुमने पहले कभी स्केटिंग नहीं की ना? डरना मत, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। हम दोनों स्केट्स पहन लेते हैं और फिर रिंक में जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ, मैं दूसरी तरफ सुक्विन और जांग हाओ को देख लेता हूँ। मैं बस हल्का सा हेलो कहता हूँ, लेकिन सुकिन मुझे नहीं बल्कि चेनशी को ठंडी नजरों से देखती है। इसी बीच रिंक में म्यूजिक बजने लगता है और माहौल लाइवली हो जाता है। जांग हाओ सुचिन का हाथ पकड़कर अंदर चला जाता है और मैं चेनशी के साथ दूसरी तरफ चला जाता हूँ। क्योंकि ये पहली बार था, इसलिए मैं थोड़ा नर्वस था। मैं बस चेनशी का हाथ पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ, जिस पर वो कहती है, घुटनों को थोड़ा बेंड करो, बॉडी को बैलेंस रखो। हाँ, ऐसे। उसकी हेल्प से मैं धीरे धीरे स्केटिंग सीखने लगता हूँ। फिर मैं खुद ट्राई करना चाहता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उसका हाथ छोड़ता हूँ, 2 कदम चलते ही मेरा बैलेंस बिगड़ जाता है। अच्छा हुआ कि चेनशी तुरंत मुझे पकड़ लेती है और अगले ही पल हम दोनों बहुत पास आ जाते हैं। मैं उसकी खुशबू फील कर सकता हूँ और इस वजह से मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। मैं जल्दी से खुद को संभालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तभी मेरी नजर थोड़ी दूर जाती है। वहां झांग हाओ दोनों हाथों से सुकिन की वेस्ट पकड़े हुए होता है। वो थोड़ा झुकता है और उसके होंठ सुकिन के चेहरे के बहुत करीब आ जाते हैं। आसपास के लोग ताली बजाने लगते हैं। मैं तुरंत अपनी नजरें हटा लेता हूँ। तभी चेनशी कहती है, चलो थोड़ा रेस्ट एरिया में चलते हैं। मैं सिर हिला देता हूँ। फिर चेनशी सोडा लेने चली जाती है और मैं अकेला खड़ा रहता हूँ।
तभी एक स्टाइलिश कपड़े पहनी हुई लड़की मेरी तरफ स्केट करते हुए आती है और मुस्कुराकर कहती है, हैंडसम, अकेले क्यों खड़े हो? अपनी सिस्टर के साथ नहीं हो क्या? मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही चेंशी वापस आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है मेरे स्केट्स फिसल जाते हैं और मैं सीधा उसकी तरफ गिर जाता हूँ। वो मुझे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन हम दोनों फिर से एक दूसरे से टकरा जाते हैं। इस बार हम पहले से भी ज्यादा करीब आ जाते हैं। मैं उसकी सॉफ्टनेस तक फील कर सकता हूँ। मेरा दिल तेज धड़कने लगता है। मैं अभी खुद को संभाल ही रहा होता हूँ कि तभी बगल से सुक्विन की गुस्से वाली आवाज आती है, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं और चेनशी तुरंत अलग हो जाते हैं। मैं देखता हूँ कि सुकिन हमें ठंडी नजरों से देख रही होती है, जिस पर वो गुस्से में कहती है, पब्लिक में इतनी बड़ी लड़की के साथ ऐसे चिपक कर खड़े हो, तुम्हें जरा भी लिमिट्स का पता है या नहीं? मेरे साथ घर चलो। इतना कहकर वो मेरा हाथ पकड़ लेती है। मैं जल्दी से कहता हूँ, सिस्टर आपने गलत समझा अभी। लेकिन तभी बगल में झांग हाओ अचानक जमीन पर गिर जाता है और दर्द से चिल्लाने लगता है, जिस पर सुकिन तुरंत उसकी तरफ मुड़ जाती है। वो घबराकर पूछती है, क्या हुआ? झांग हाओ अपना पैर पकड़कर कहता है, अभी गलती से किसी से टकरा गया, शायद मेरा पैर मुड़ गया है। जिस पर सुकिन तुरंत कहती है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। जाने से पहले वो बस मेरी तरफ देखकर एक बात कहती है, तुम खुद घर चले जाना। मैं वहीं खड़ा रह जाता हूँ। तभी झांग हाओ जाते जाते पीछे मुड़कर मुझे देखता है। उसकी आंखों में साफ जीत वाली स्माइल होती है। उसी पल मुझे समझ आ जाता है कि उसने ये सब जानबूझकर किया है, लेकिन सुक्विन को ये बात बिल्कुल दिखाई नहीं देती। और एक बार फिर मुझे यकीन हो जाता है कि उसके दिल में झांग हाओ हमेशा मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी एक सेकंड पहले वो मुझे डांट रही थी और अगले ही पल झांग हाओ के लिए मुझे यहीं छोड़कर चली गई, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं घर वापस आता हूँ और अपने रूम में जाकर बैग नीचे रख देता हूँ। तभी मेरा पेन होल्डर गिर जाता है और उसके अंदर से पेपर से बना हुआ एक रोज नीचे गिरता है। ये वही रोज होता है जो सू काडिन ने मेरे लिए फोल्ड किया था। मुझे याद आता है कि उस दिन उसने ये रोज बनाकर मेरे सिर पर हाथ रखा था और मुस्कुराकर कहा था, रो मत, इतना भी कोई बड़ी बात नहीं है। उस टाइम मैं बहुत देर तक दुखी रहा था और अब जब मैं इसे फिर से देखता हूँ तो मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उठता है। तभी बाहर से किसी की आवाज आती है, क्या ये लिन्यू का घर है? मैं बाहर जाता हूँ। डोर पर कुरियर वाला खड़ा होता है। वो मुझे एक डॉक्यूमेंट बैग देता है। मैं उसे तुरंत खोलता हूँ। उसके अंदर चिंगबे यूनिवर्सिटी का एडमिशन नोटिस होता है। सब कुछ आखिरकार ठीक हो गया था। जब रात को हम सब खाना खा रहे होते हैं तभी सुकिन वापस आती है, जिस पर वो कैजुअली कहती है, जांग हाओ ठीक है, बस थोड़ा सा स्प्रेन हुआ था। मैं उसे घर छोड़कर आ गई। मैं बिना कुछ बोले चुपचाप खाना खाता रहता हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा था। तभी मेरे पेरेंट्स आर्मी की तरफ से भेजी हुई एक लेटर निकालते हैं, जिसमें लिखा होता है कि मुझे टीम में जल्दी वापस लौटना है, इसलिए मैं कल ही निकलूंगी। जिस पर मॉम कहती है, जब आर्मी की तरफ से बुलावा आया है तो फिर देर मत करना, वैसे भी तुम्हारी और झांग हाओ की शादी ही तो है। जिस पर सुकिन अनजाने में मेरी तरफ देखती है और मुझे सिर झुकाकर चुपचाप खाना खाते हुए देखती है। मैं बिल्कुल इंडिफरेंट रहता हूँ, जिसे देखकर उसके दिल में पता नहीं क्यों एक अजीब सा ब्लॉक फील होने लगता है। फिर वह कहती है, आधी छुट्टी तो वापस करनी ही पड़ी, शादी को थोड़ा पोस्टपोन कर देते हैं, साल के आखिर में कर लेंगे, तब तक देर नहीं होगी। वैसे भी तुम्हारा एडमिशन लेटर भी अब तक आ ही जाएगा। इसके बाद मॉम कहती है, झांग हाओ ने भी साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, जब तुम दोनों साथ जाओगे तो रास्ते में भी एक दूसरे का ध्यान रख लोगे। जिस पर सुकैन भी सिर हिलाकर कहती है, हाँ तुम दोनों साथ जा सकते हो। यह सुनकर मुझे दोपहर में मिला हुआ नोटिस याद आता है, जिस पर मैं थोड़ा हेजिटेट करता हूँ। तभी सुक्विन मेरी तरफ देखकर कहती है, जब लिन्यू साउथ वेस्ट पहुंचे तो उसका थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना। उसकी ये बात सुनकर मैं चुपचाप अपने मुंह में चावल का एक कौर डालता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहता। मैं सोचता हूँ कि अभी कुछ कहने से मॉम बेवजह परेशान हो जाएगी, इसलिए वहां पहुंचने के बाद ही सब बताऊंगा। अगले दिन पूरा फैमिली बहुत सुबह उठ जाता है ताकि सूचिन को डोर तक छोड़ सके। मॉम बार बार कहती हैं, रास्ते में अपना ध्यान रखना, तुम्हें चेंशी का नेचर पता नहीं है, इसलिए तुम्हें उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा, और वैसे भी स्कूल शुरू होने वाला है। मैं उसकी बातें चुपचाप सुनता रहता हूँ और एक बार भी उसे नहीं टोकता। ऐसा लगता है जैसे वह मेरे मुंह से कोई जवाब सुनने का इंतजार कर रही है, जिस पर मैं सिर्फ हल्का सा सिर हिलाता हूँ और कहता हूँ, हाँ मुझे पता है, अगर वह ऐसा ही सोचना चाहती है तो सोचती रहे। मैं अब उसे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था। फिर जैसे ही सुकिन गाड़ी में बैठने वाली होती है, तभी झांग हाओ लंगड़ाता हुआ वहां पहुंच जाता है, जिस पर वह जल्दी से कहता है, सुकिन मैं तुम्हें छोड़ने आया हूँ, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता, बस उन्हें गुड बाय कहता हूँ और फिर मुड़कर वापस कोर्टयार्ड के अंदर चला जाता हूँ। जिस पर सुकिन मेरी जाती हुई बैग को देखती रह जाती है और पता नहीं क्यों उसके दिल में एक अजीब सा इमोशन उठने लगता है, जैसे शायद वह मुझे दोबारा कभी नहीं देख पाएगी। लेकिन अगले ही पल वह खुद अपनी इस सोच पर हंसने लगती है। आखिर मैं भी तो जल्द ही साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी आने वाला था और वहां जाकर हम फिर से मिल ही जाते। इसके बाद सुक्यून झांग हाओ से कुछ बातें करती है और फिर तुरंत मिलिट्री जीप में बैठकर वहां से निकल जाती है। फिर जब मैं अपने ड्रॉअर को अरेंज कर रहा होता हूँ तभी मुझे वहां 2 फैमिली फोटोज दिखाई देती हैं। एक फोटो तब की थी जब मैं बहुत छोटा था, जिसमें सिर्फ हम 3 लोग थे, जबकि दूसरी फोटो 2 साल पहले की थी, जिसमें हम 3 से 4 हो गए थे। जिस पर मैं काफी देर तक उन फोटोज को देखता रहता हूँ। फिर आखिर में मैं सिर्फ वही पुरानी फोटो निकालता हूँ
जिसमें हम 3 लोग थे, और उसे अपने सूटकेस में रख देता हूँ। इसके बाद मैं अपना बाकी सामान पैक करता हूँ। पूरी रात मुझे कोई सपना नहीं आता और अगली सुबह मैं क्वाइटली घर से निकल जाता हूँ। उस समय मॉम और डैड दोनों अभी भी सो रहे होते हैं। जाने से पहले मैं एक बार उनके कमरे की तरफ मुड़कर देखता हूँ और धीरे से खुद से कहता हूँ, मॉम डैड अपना ध्यान रखना। जिस पर मैं हल्का सा हाथ हिलाता हूँ और फिर उस घर से बाहर निकल जाता हूँ जिसे मैंने शायद अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार इतना ज्यादा प्यार किया था। और फिर आधे घंटे बाद मैं कैपिटल जाने वाली ट्रेन में बैठ जाता हूँ। अपने पिछले जन्म में मुझे गांव से निकाल दिया गया था। मैं सड़क पर घूमते हुए एक ऐसे इंसान की तरह जी रहा था जैसे कोई रैट सड़क पार करते वक्त हर किसी से डरता है। उस समय मेरी आंखों में सिर्फ लिली थी, लेकिन इस बार मैंने वही गलती दोबारा नहीं दोहराई। इस बार मैं सिर्फ अपने लिए जीना चाहता हूँ, जिस पर दूर आसमान में उगता हुआ सूरज धीरे धीरे पूरी होराइजन को अपनी रोशनी से रंगने लगता है और मुझे यकीन होने लगता है कि आगे मेरा इंतजार एक बिल्कुल नई जिंदगी कर रही है। फिर ट्रेन धीरे धीरे चलना शुरू करती है, जिसकी आवाज पूरे डिब्बे में गूंजने लगती है। मेरी आंखें एक्साइटमेंट और उम्मीद से भरी होती हैं, लेकिन क्योंकि मैं बहुत सुबह उठा था इसलिए मुझे थोड़ी नींद आने लगती है। और फिर आधी नींद में मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं किसी के शोल्डर पर टिका हुआ हूं, जिस पर मैं तुरंत घबराकर उठ जाता हूं। लेकिन जैसे ही मैं बगल में देखता हूं, वहां एक जाना पहचाना साइड फेस दिखाई देता है। चेंशी, मैं हैरानी से उसकी तरफ देखकर कहता हूं, तुम यहाँ कैसे? जिस पर वह मुस्कुराकर कहता है, तो तुम उठ गई? फिर वह मेरी तरफ देखकर कहता है, ऑब्वियसली तुम्हारी तरह ही मैं भी कैपिटल जा रहा हूँ। यह सुनकर मैं और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता हूँ और फिर जल्दी से पूछता हूँ, इतना कोइंसिडेंस? क्या तुम्हारा भी चिंगबई में एडमिशन हो गया? जिस पर वह मुस्कुराते हुए सिर हिलाता है और बस उसी तरह हम दोनों साथ सफर करने लगते हैं। दूसरी तरफ लिन फैमिली में मॉम और डिया और डैड सुबह का ब्रेकफास्ट बनाते रहते हैं, लेकिन काफी देर तक मैं कमरे से बाहर नहीं आता। जिस पर मॉम मुझे उठाने के लिए मेरे रूम में जाती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलती है वह वहीं रुक जाती है, क्योंकि रूम पूरी तरह खाली होता है। बेड बिल्कुल साफ सुथरा रखा होता है और तभी उसकी नजर डेस्क पर रखी हुई एक लेटर पर पड़ती है, जिस पर वह घबराकर जोर से चिल्लाती है, वे लाओ लिन, जल्दी आओ, तुम्हारा बेटा चला गया। यह सुनकर डैड तुरंत भागते हुए वहां आता है। फिर वह डेस्क पर रखी हुई लेटर उठाता है। एनवेलप के ऊपर लिखा होता है मॉम और डैड के लिए, जिस पर वह जल्दी से उसे खोलता है। मॉम डैड, जब तक आप ये लेटर पढ़ रहे होंगे तब तक मैं शायद कैपिटल जाने वाली ट्रेन में बैठ चुका हूंगा। मैंने आपको कभी नहीं बताया कि मुझे चिंगबई यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर मिला है, साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी से नहीं। लेकिन प्लीज मेरी चिंता मत करना, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। जैसे ही मैं चिंगबई में सेटल हो जाऊंगा मैं आपको कॉल करूंगा या फिर लेटर लिखूंगा। आपका लिन्यू। यह पढ़ते ही मॉम और डैड दोनों पूरी तरह स्टनर्ड रह जाते हैं, जिस पर मॉम जल्दी से कहती है, लिन्यू चिंगबई चला गया? वह तो साउथ वेस्ट जाने वाला था, आखिर इस बच्चे को हुआ क्या है? फिर वह तुरंत घबराकर कहती है, नहीं, मुझे अभी सुकिन को फोन करना होगा, उसे सब बताना होगा। उसी समय साउथ वेस्ट आर्मी में सुकिन, जो कि शार्प नाइफ ट्रेनिंग कैंप की कैप्टन होती है, नए रिक्रूट्स को ट्रेन करवा रही होती है। लेकिन तभी अचानक उसके दिल में एक अजीब सा एहसास होने लगता है। उसे ऐसा फील होता है जैसे वह कोई बहुत जरूरी चीज खो रही हो, जिस पर वह हल्का सा भौहें सिकोड़ती है और अचानक उसके दिमाग में मेरी इमेज आने लगती है। लेकिन अगले ही पल वह अपना सिर हिलाती है और खुद से कहती है, लिन्यू तो जल्दी ही साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी आने वाला है, हम जल्द ही मिलेंगे। मैं उसे कैसे खो सकती हूँ? वह पूरी तरह भूल चुकी होती है कि मैंने पहले कभी चिंगबई का नाम भी लिया था। जिस पर वह ज्यादा नहीं सोचती, अपना मूड ठीक करती है और फिर से ट्रेनिंग में लग जाती है। इसके बाद मैं कुछ डेली यूज की चीजें खरीदता हूँ और बहुत सारे बैग्स लेकर फैमिली क्वार्टर्स में वापस आता हूँ। तभी रास्ते में सामने वाले घर की मिलिट्री सिस्टर इन लॉ मुझे देख लेती है, जिस पर वह हंसते हुए कहती है, कैप्टन सू, आपने तो बहुत सारी चीजें खरीद ली, क्या आपका ब्रदर इन लॉ अब यहाँ रहने आने वाला है? ये सुनकर मैं कुछ नहीं कहता और ना ही उसकी बात का अपोज करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में हल्की सी खुशी होने लगती है। और फिर इसी तरह दिन धीरे धीरे गुजरने लगते हैं। आखिरकार वह दिन भी आ जाता है जब साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफिशियली शुरू होने वाला होता है। स्कूल गेट के अंदर आते हुए स्टूडेंट्स की भीड़ में सर्च करते हुए तभी एक जाना पहचाना फिगर सामने दिखाई देता है। पीछे से एक हैरान आवाज आती है, सुचिंग, क्या तुम खास मेरे लिए यहाँ वेट कर रही हो? वो झांग हाव होता है, जिस पर सुचिंग इधर उधर देखती है। वहां सिर्फ वही अकेला होता है, जिस पर वो पूछती है, सिर्फ तुम ही क्यों आए हो? लिन्यू तुम्हारे साथ नहीं है? जिसके जवाब में झांग हाव कहता है, तुम्हें नहीं पता, लिन्यू तो पहले ही चेंशी के साथ चिंगबई चला गया। यह सुनते ही सुचिंग वहीं स्टनर्ड रह जाती है। उसे ऐसा फील होता है जैसे उसका दिल किसी गहरी खाई में गिर गया हो। उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। उसे समझ नहीं आता ऐसा कैसे हो सकता है। जिस यूनिवर्सिटी में लिन्यू हमेशा जाना चाहता था वो तो साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी थी, लेकिन फिर उसकी बात अचानक बीच में ही रुक जाती है, क्योंकि उसे मेरी पहले कही हुई बातें याद आने लगती हैं।
मैंने कहा था कि मैं चिंगबेई जाकर लिंग्विस्टिक्स पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन सुचिंग हमेशा यही सोचती रही कि मैं मजाक कर रहा हूँ। उसे लगा था कि मैं झांग हाओ और बाकी लोगों से जानबूझकर ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन अब उसे समझ आता है कि वो मेरी रियल सोच थी और मैं सच में सबसे छुपकर क्वाइटली चिंगबेई चला गया था। जिस पर सुचिंग ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाती। वो मुझसे बात करके सब समझना चाहती है, फिर वो तुरंत मुड़कर जाने लगती है, लेकिन तभी झांग हाओ उसका हाथ पकड़ लेता है। सुचिंग, मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ, मुझे यहाँ कुछ भी पता नहीं है, क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ रह सकती हो? जिस पर सुचिंग ठंडे स्वर में कहती है, तुम खुद अपना ध्यान रखो, मुझे अभी कुछ काम है। इतना कहकर वो तुरंत गाड़ी में बैठती है और वहां से चली जाती है। पीछे सिर्फ गाड़ी का धुआं रह जाता है, जिस पर झांग हाओ उसकी जाती हुई तरफ देखता है और दांत भींच लेता है। वो अंदर से बहुत अनविलिंग होता है, लेकिन फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो सोचता है, कोई बात नहीं, लिन्यू तो अब कैपिटल में बहुत दूर जा चुका है और अब सुचिंग के सबसे करीब वही है, अब उनके बीच कोई नहीं आएगा। इसके बाद सुचिंग फैमिली क्वार्टर्स वापस लौटती है। वहां पहुंचते ही वो जल्दी से फेंगयांग विलेज डिपार्टमेंट का नंबर डायल करती है और फिर इंतजार करने लगती है कि मॉम या डैड में से कोई फोन उठाए। लेकिन उसे पहले से ही पता होता है कि जवाब चाहे जो भी हो वो उससे सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि जिस जवाब की उसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी वो शायद अब पॉसिबल नहीं था। तभी फोन पर मॉम की आवाज आती है, सुचिंग, आर्मी में सब ठीक है ना? जिस पर वो कहती है, मैं ठीक हूँ मॉम, मैंने फोन सिर्फ लिन्यू के बारे में पूछने के लिए किया है, क्या वो सच में चिंगबई चला गया? मॉम कहती है, हाँ, वो बच्चा तुम्हारे जाने के अगले ही दिन चुपचाप निकल गया था, बस एक लेटर छोड़ गया। यह सुनकर सुचिंग का दिल और भारी हो जाता है। फिर वो दोबारा पूछती है, क्या उसने लेटर में ये लिखा था कि वो बाद में कॉल करेगा? इसके बाद वो धीरे से कहती है, मॉम, अगर लिन्यू कोई एड्रेस या फोन नंबर छोड़ जाए तो मुझे जरूर बता देना। जिस पर मॉम कहती है, ठीक है, जब वो देगा मैं तुम्हें बता दूंगी। फोन कटने के बाद सुचिंग लंबे समय तक वहीं खड़ी रह जाती है। उसे अभी भी समझ नहीं आता कि मैं अचानक चिंगबई क्यों चला गया। क्या मैं उसे पसंद नहीं करता था? क्या मैं हमेशा उसके साथ नहीं रहना चाहता था? लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग में चेनशी का चेहरा आता है, जिस पर उसका दिल अचानक जोर से धड़क उठता है। फिर उसके मन में एक ख्याल आता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सच में चेनशी से प्यार करने लगा हूं? जैसे ही ये 3 शब्द उसके दिमाग में आते हैं वो खुद ही शॉक हो जाती है, जिस पर वो कुछ देर तक समझ नहीं पाती कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे उसे मेरे लिए अपनी रियल फीलिंग्स समझ आने लगती हैं। दूसरी तरफ चिंगबई यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन प्रोसेस पूरा कर चुका होता हूँ। मुझे बिल्डिंग 5 के डॉर्मेट्री 502 में रूम मिलता है। डॉर्मेट्री में कुल 6 लोग रहते हैं। वहां ऊपर नीचे वाले आयरन बेड लगे होते हैं और बीच में एक बड़ी टेबल रखी होती है, जिस पर मैं डोर के पास वाला नीचे का बेड चुनता हूँ। फिर मैं अपना सामान अच्छे से सेट करता हूँ और उसके बाद बाहर जाकर घर फोन करता हूँ कि मैं सेफली पहुंच गया हूँ। लेकिन जैसे ही फोन कनेक्ट होता है उधर से मॉम की तेज आवाज सुनाई देती है, लिन्यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हमसे छुपकर चिंगबई कैसे चले गए? जिस पर मैं धीरे से कहता हूँ, मॉम, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं चिंगबई जाना चाहता हूँ। मॉम तुरंत कहती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिना बताए घर छोड़ दो? मैं कुछ सेकंड चुप रहता हूँ, फिर कहता हूँ, मॉम सॉरी। जिस पर मॉम का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। फिर वो मुझसे स्कूल के बारे में, डॉर्मेटरी के बारे में और बाकी सब पूछती है। आखिर में वो कहती है, अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन छोड़ दो। जिस पर मैं कहता हूँ, डॉर्मेटरी में कोई फोन नहीं है, सिर्फ नीचे गेट वाले रूम में एक फोन है। फिर मैं उन्हें नंबर और रूम नंबर बता देता हूँ, लेकिन साथ में ये भी कहता हूँ, वहां बहुत सारे कॉल्स आते हैं, इसलिए जरूरी नहीं कि हर बार मैं ही उठा पाऊं। फोन रखने के बाद बगल वाले बेड पर बैठा लड़का अचानक मुस्कुराकर कहता है, हेलो, मेरा नाम लियू वेई है। लियू वेई एक बहुत चीयरफुल और बातूनी बीजिंग का लड़का होता है, जिस पर थोड़ी ही देर में पूरे डॉर्मेट्री का माहौल अच्छा हो जाता है। फिर वो कहता है, नेशनल डे पर मैं तुम सबको बीजिंग घुमाऊंगा, कैसा रहेगा? बाकी लोग कहते हैं कि वो तो उस समय घर जाएंगे। फिर आखिर में लियू वेई मेरी तरफ देखता है, जिस पर मैं थोड़ा हेजिटेट करता हूँ, क्योंकि मैं सीक्रेटली चिंगबई आया हूँ। मुझे पता है कि सुचिंग वाली बात अभी खत्म नहीं हुई है। अगर मैं नेशनल डे पर वापस गया तो शायद मेरी उससे मुलाकात हो जाए, और अभी मैं उससे नहीं मिलना चाहता। जिस पर मैं कहता हूँ, नेशनल डे पर मैं वापस नहीं जाऊंगा, तब तुम मुझे बीजिंग घुमा देना। लियू वेई तुरंत खुश होकर कहता है, ठीक है, पक्का। वैसे इस साल मिलिट्री परेड भी होने वाली है, हम सब साथ में देखने चलेंगे। बाद में बातों बातों में मुझे पता चलता है कि मेरे बाकी रूममेट्स को डांस करना आता है, सिर्फ मैं ही ऐसा होता हूँ जिसे कुछ नहीं आता, जिस पर मुझे थोड़ी शर्मिंदगी फील होने लगती है। तभी उनमें से कोई कहता है, क्यों ना गर्ल्स डॉर्मेट्री के साथ डांस किया जाए? यह सुनते ही सब लोग तुरंत एग्री कर देते हैं, सिर्फ मैं अकेला हेजिटेट करता हूँ। जिस पर लियू वेई मेरी हालत देखकर हंसता है, फिर अपने सीने पर हाथ मारकर कहता है, अगर तुम्हें डांस नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। आखिर में मैं मजबूरी में सिर हिला देता हूँ। मैं चिंगबई सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि मैं एक नई जिंदगी शुरू कर सकूं। जिस पर मैं सोचता हूँ, अगर ऐसा है तो शुरुआत डांस सीखने से ही सही। हम सब इसी बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक कॉरिडोर के बाहर से कोई जोर से आवाज लगाता है, क्या यहाँ लिन्यू रहता है? रूम 502 में कौन है? जिस पर डॉर्मेट्री के अंदर बैठे सभी लोग मेरी तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ आए हुए अभी सिर्फ 2 दिन ही हुए थे। मुझे लगा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। मेरा दिल अचानक कस जाता है। मैं जल्दी से लियू वेई से एक बात कहता हूँ और फिर भागकर नीचे गार्ड रूम की तरफ चला जाता हूँ। हम जिम्नेजियम में होंगे या फिर कैफेटेरिया में? मैं फोन उठाता हूँ और जल्दी से पूछता हूँ, डैड, मॉम,
घर पर सब ठीक है ना? तभी दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी लेकिन अनएक्सपेक्टेड आवाज आती है। लिन्यू मैं हूँ। मैं वहीं रुक जाता हूँ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सुचिंग इतनी जल्दी मुझसे कांटेक्ट करेगी। कुछ देर तक दोनों तरफ साइलेंस रहता है। फिर मैं धीरे से कहता हूँ, सुचिंग। दूसरी तरफ सुचिंग फोन में मेरी आवाज सुनती है। उसने पहले से बहुत सारी बातें सोच रखी होती हैं, लेकिन जैसे ही मेरी आवाज सुनाई देती है उसके दिल में अजीब सा इमोशन आने लगता है। उसकी आवाज में हल्का सा गुस्सा भी आ जाता है। लिन्यू, क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना? फोन के दूसरी तरफ फिर कुछ देर तक साइलेंस छा जाता है, जिस पर सुचिंग और अनईजी हो जाती है। वो दोबारा कुछ कहने ही वाली होती है, तभी मेरी शांत आवाज आती है, दीदी जो कहना था वो मैं पहले ही कह चुका हूँ। अब मैं चिंगबई में हूँ, इसलिए आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे चलकर आप और झांग हाओ साथ रहोगे। यह सुनते ही सुचिंग तुरंत पूछती है, तो तुम उसके कारण ऐसे कर रहे हो? मैं धीरे से कहता हूँ, अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता दीदी। हम फैमिली हैं, लेकिन हर किसी की अपनी जिंदगी होती है और अब मुझे भी अपना गोल मिल गया है। आपको अब मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी इतनी शांत बातें सुनकर सुचिंग के दिल में और भी बेचैनी होने लगती है। उसे ऐसा फील होता है जैसे फोन के दूसरी तरफ वाला मैं उससे बहुत दूर जा चुका हूँ, और तभी उसे पहली बार एहसास होता है कि वो अंदर से मेरी कितनी परवाह करती है। जब उसे मेरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती तो मैं भी और बात नहीं बढ़ाना चाहता, इसलिए मैं फिर कहता हूँ, दीदी यहाँ मुझे अभी कुछ काम है, अभी के लिए रखता हूँ। इतना कहकर मैं फोन रख देता हूँ। कुछ देर वहीं खड़े होकर खुद को शांत करने के बाद मैं वापस गार्ड रूम से बाहर निकलता हूँ। फिर मैं लियू वेई और बाकी लोगों को जिम्नेजियम में ढूंढता हूँ। तब तक वो लोग गर्ल्स के साथ प्रैक्टिस शुरू कर चुके होते हैं। एक लड़का, एक लड़की। लिन्यू इधर आओ। मैं उनके पास जाता हूँ। लियू वेई मुझे कुछ गर्ल्स से ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर वो मुस्कुराकर कहता है, मुझे पता है तुम्हें डांस नहीं आता, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छी डांस करने वाली लड़की छोड़ी है। मैं हैरानी से पूछता हूँ, कौन? जिस पर वो सामने की तरफ इशारा करता है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ और वहीं रुक जाता हूँ। सफेद ड्रेस पहने हुए, पोनीटेल में बाल बांधे हुए एक लड़की मेरे सामने खड़ी होती है। वो चेंशी होती है। मेरी आंखें अचानक बड़ी हो जाती हैं। फिर मैं हल्का सा हंस पड़ता हूँ। तुम? चेंगसी भी मुस्कुराकर कहती है, हाँ लगता है हमारी डेस्टिनी काफी स्ट्रांग है। लियू वे दोनों को देखकर कहता है, अच्छा तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो? तो फिर और भी अच्छा है। अब लिन यू तुम्हारे भरोसे है। चेंगसी सिर हिलाकर कहती है, तुम टेंशन मत लो। फिर वो मेरी तरफ देखकर कहती है, लिन यू। मैं थोड़ा ऑनवर्ड होकर कहता हूँ, मुझे बिल्कुल भी डांस नहीं आता। वो हल्का सा मुस्कुराती है, कोई बात नहीं, प्रेशर मत लो, मुझे छोड़ दो। इसके बाद चेंशी मुझे स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू करती है। अपना हाथ यहाँ रखो, अब मेरे साथ फॉलो करो। वो मेरा हाथ पकड़ती है और धीरे धीरे मुझे आगे पीछे मूव करवाने लगती है। फिर वो मेरा हाथ ऊपर उठाती है और खुद हल्के से घूम जाती है। मैं घबरा जाता हूँ और तुरंत आंखें बंद कर लेता हूँ। मुझे लगता है मैं गिर जाऊंगा, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर मेरे कानों में चेंशी की आवाज आती है, तुम कब तक मुझे ऐसे पकड़े रहोगे? मैं तुरंत आंखें खोलता हूँ और फिर देखता हूँ कि मैं उसके ऊपर गिरने ही वाला था, लेकिन उसने मुझे मजबूती से पकड़ रखा था। मेरी नजर उसकी मुस्कुराती हुई आंखों से मिलती है, जिस पर मेरे कान तुरंत लाल हो जाते हैं। मैं जल्दी से सीधा खड़ा होता हूँ और धीरे से उसे थोड़ा दूर करता हूँ। सॉरी और थैंक यू। वो मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, चलो फिर से करते हैं। मैं सिर हिलाता हूँ। इस बार मैं पहले से भी ज्यादा ध्यान से प्रैक्टिस करता हूँ और आखिरकार इस बार मैं फिर से गलती नहीं करता। जिस पर चेंशी कहती है, इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है, डांस एक खुशी वाली चीज है, इसे एंजॉय करो। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश करता हूँ और फिर कुछ देर तक प्रैक्टिस करता रहता हूँ। तभी लियू वेई हमारे पास आता है और पूछता है, तो प्रोग्रेस कैसी चल रही है? जिस पर चेंशी मेरी तरफ से जवाब देती है, टेंशन मत लो, जब तक मैं हूँ ये तुम्हें पीछे नहीं खींचेगा। लियू वेई हंसने लगता है, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, चलो खाना खाने चलते हैं। खाना खाते वक्त लियू वेई अचानक गॉसिप वाले मूड में पूछता है, लिन्यू अभी जो तुम्हें फोन आया था वो किसका था? मैं कहता हूँ, मेरी सिस्टर का। वो तुरंत हैरानी से कहता है, तुम्हारी सिस्टर भी है? मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ, लेकिन मैं सुचिंग के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, इसलिए मैं टॉपिक बदल देता हूँ। तभी सामने बैठी चेंशी मेरी हालत समझ जाती है। वो कहती है, लिन्यू कैंप पार्टी में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। अगर चाहो तो तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो। मैं बिल्डिंग 1 रूम 401 में रहती हूँ। खाना खत्म होने के बाद मैं कुछ सेकंड सोचता हूँ, फिर आखिर में मैं उसके साथ दोबारा जिम्नेजियम में प्रैक्टिस करने चला जाता हूँ। समय बहुत जल्दी निकल जाता है। देखते ही देखते नए स्टूडेंट्स की पार्टी का दिन भी आ जाता है। स्टेज पर जाने से पहले चेंशी मेरी तरफ देखकर कहती है, डरो मत, मैं हूं ना। अगर बहुत नर्वस हो तो ऑडियंस की तरफ मत देखना, बस ऐसे सोचो जैसे हम अभी भी जिम्नेजियम में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं उसकी बात सुनकर धीरे से सिर हिलाता हूँ। फिर म्यूजिक शुरू होता है। मैं चेंशी के साथ रिदम फॉलो करना शुरू करता हूँ। हम दोनों की टाइमिंग धीरे धीरे परफेक्टली मैच होने लगती है और जैसे जैसे मैं थोड़ा रिलैक्स होने लगता हूँ, तभी अचानक मेरी नजर नीचे ऑडियंस पर चली जाती है। इतने सारे लोगों को देखकर मेरा दिल फिर से घबरा जाता है। मेरे कदम भी बिगड़ जाते हैं और गलती से मैं चेंशी के पैर पर पैर रख देता हूँ, लेकिन अगले ही पल वो मुझे अपनी तरफ खींच लेती है। उसका एक हाथ मेरी कमर पर आ जाता है और मेरा हाथ उसके गले के पास चला जाता है। फिर वो मेरी ताकत के साथ घूमती है और धीरे से कहती है, मेरे साथ फॉलो करो। हम दोनों बहुत करीब आ जाते हैं।
मैं उसकी सांस तक फील कर सकता हूँ, जिस पर मेरा दिल और भी तेज धड़कने लगता है। मेरा चेहरा तुरंत लाल हो जाता है, बिल्कुल एक एप्पल की तरह। और फिर इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाऊं, परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है। तभी ऑडियंस की तरफ से जोरदार तालियां बजने लगती हैं। जब हम सब स्टेज से नीचे उतरते हैं, तभी कोई हंसते हुए पूछता है, लिन्यू, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? उस पार्टी के बाद मेरी और चेनशी की दोस्ती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर उसके बाद हम सब अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। क्लासेस के अलावा मैं अपना ज्यादातर टाइम लाइब्रेरी में बिताने लगता हूँ, और वहां भी मेरी अक्सर चेनशी से मुलाकात हो जाती है, जिस पर धीरे धीरे हम दोनों और करीब आने लगते हैं। लिन्यू, तुम्हारा और सॉन का कुछ चल रहा है क्या? जिस पर मैं तुरंत कहता हूँ, नहीं। लेकिन फिर मैं थोड़ा रुक कर कहता हूँ, बस हम लोग अक्सर लाइब्रेरी में मिल जाते हैं। जिस पर सामने वाला तुरंत हंसने लगता है। अरे झूठ मत बोलो, मैं सिर्फ इतना ही कह पाता हूँ, मैं सच में उससे लाइब्रेरी में ही मिलता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन फिर मुझे लियू वेई की कही हुई बात याद आती है। उसने कहा था कि ये बात सुनकर बहुत लोग गलत समझ सकते हैं। जिस पर अगले दिन जब मेरी फिर से चेनशी से लाइब्रेरी में मुलाकात होती है, तो मैं जानबूझकर उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखता हूँ। जिस पर चेनशी तुरंत समझ जाती है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। फिर उसे स्कूल में फैली हुई बातें याद आती हैं। वो मेरी तरफ देखती है और धीरे से कहती है, लिन्यू, लोगों की बातों की परवाह मत करो। अगर हम सच में साथ भी हों तो भी उससे किसी और को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मेरे पिछले जन्म का डर अभी भी मेरे अंदर होता है। लोगों की बातें पहले ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुकी थी, और अब मैं खुद को दोबारा उसी व्हर्लपूल में नहीं फंसाना चाहता था। जिस पर मैं धीरे से कहता हूँ, आगे से मैं डॉर्मेटरी में ही पढ़ाई करूंगा। यह सुनकर चेनशी कुछ पल के लिए चुप रह जाती है। वो मेरी सिकुड़ी हुई भौहों को देखती है, लेकिन आखिर में कुछ नहीं कहती। इसके बाद हम दोनों जानबूझकर एक दूसरे से कम मिलने लगते हैं, और कुछ समय बाद लोगों की गॉसिप भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जिस पर मैं राहत की सांस लेता हूँ और पहले से भी ज्यादा पढ़ाई में लग जाता हूँ। देखते ही देखते नेशनल डे आ जाता है। डॉर्मेटरी के बाकी सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, सिर्फ मैं और लियू वेई वहीं रहते हैं। जिस पर लियू वेई कहता है, इस साल नेशनल डे पर परफॉर्मेंस होने वाली है, चलो साथ में देखने चलते हैं। मैं सिर हिलाकर कहता हूँ, ठीक है। ऐसी परफॉर्मेंस हर साल नहीं होती। जब कैपिटल आए हैं तो इसे मिस नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम दोनों स्कूल गेट से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी सामने हमें चेनशी मिल जाती है। जिस पर वो पूछती है, तुम लोग अभी तक घर नहीं गए, कहाँ जा रहे हो? लियू वेई कहता है, हम लोग शो देखने जा रहे हैं। जिस पर चेनशी मुस्कुराकर कहती है, अच्छा, मैं भी वहीं जा रही हूँ, चलो साथ चलते हैं। फिर वो शायद डरती है कि कहीं मैं मना ना कर दूं, जिस पर वो जल्दी से हमें अपनी सांताना में बैठा लेती है, और फिर हम तीनों स्क्वायर की तरफ निकल जाते हैं। वहां पहुंचते ही हमें बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई देती है। जिस पर चेनशी कहती है, इधर कुछ नहीं दिखेगा, मेरे साथ आओ। इतना कहकर वो हमें दूसरी तरफ ले जाती है। जब मैं वहां पहुंचता हूं तो मैं हैरानी से उसके चुने हुए स्पॉट को देखता हूं। वहां से सब कुछ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होता है। जिस पर मैं चेनशी की तरफ देखकर हैरानी से पूछता हूं, तुम आखिर हो कौन? तुम्हें इतनी अच्छी जगह कैसे मिल गई? तभी मुझे स्कूल में सुनी हुई बात याद आती है। मैंने सुना था कि उसके ग्रैंडपा कोई बहुत बड़े आदमी है। लेकिन चेनशी सिर्फ हल्का सा मुस्कुराती है, कुछ नहीं, परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है। जिस पर मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन तभी मैं नोटिस करता हूं कि लियू वेई की नजरें चेनशी की तरफ बदल चुकी हैं। उसकी आंखों में कुछ अलग सा इमोशन दिखाई देता है। जिस पर मैं थोड़ा शॉक्ड होता हूं, लेकिन ज्यादा नहीं सोचता, क्योंकि तभी सामने परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है। तोपों की आवाज गूंजने लगती है। सोल्जर्स के कदमों की आवाज पूरे मैदान में सुनाई देने लगती है। एक के बाद एक लाइन हमारे सामने से गुजरती है, जिस पर मैं सामने के सीन को देखकर पूरी तरह खो जाता हूँ। मेरे सामने न्यू डायनेस्टी की ताकत दिखाई दे रही होती है, लेकिन तभी मेरी नजर सामने खड़े एक सीधे ऊंचे फिगर पर जाकर रुक जाती है, जिस पर मैं अचानक शॉक हो जाता हूँ। मेरी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो सो चिंग होता है। मैं यकीन ही नहीं कर पाता कि वो कैपिटल तक आ गया और इस परफॉर्मेंस का हिस्सा भी बना हुआ है, जिस पर मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ जाता है। तभी मेरे कानों में आवाज आती है, लिन्यू, लिन्यू। मैं अचानक होश में आता हूँ, जिस पर चेनशी मेरी तरफ देख रही होती है। तुम अभी क्या सोच रहे थे? मैं जल्दी से कहता हूँ, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही मैं सिर घुमाता हूँ, मैं देखता हूँ कि चेनशी मुझे ध्यान से देख रही है। उसने भी सु चिंग को देख लिया होता है, और वो तुरंत समझ जाती है कि मेरे एक्सप्रेशन में कुछ गड़बड़ है। जब वो फेंगियांग विलेज में थी, तभी से उसे लगता था कि मेरे और सुचिंग के बीच का रिश्ता थोड़ा अजीब है। जिस पर चेनशी हल्का सा भौहें सिकोड़ती है। उसके दिल में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद हम तीनों वापस स्कूल लौटते हैं, जिस पर लियू वेई और मैं कार से उतरते हैं और डॉर्मेटरी की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी लियू वेई अचानक रुक जाता है। फिर वो मेरी तरफ देखकर कहता है, लिन्यू, मैंने डिसाइड कर लिया है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। क्या? वो गहरी सांस लेकर कहता है, मैं चेनशी को प्योर्स करना चाहता हूँ। यह सुनते ही मैं लगभग चिल्ला पड़ता हूँ। मैं शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखता हूँ। क्या कहा तुमने? लियू वेई मेरी तरफ देखता है। लिन्यू, मुझे लगता है कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। मैं अभी भी शॉक में खड़ा रहता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, वो मेरा हाथ पकड़ लेता है और मुझे खींचकर डॉर्मेटरी में ले जाता है। फिर वो मुझे टेबल के सामने बैठा देता है और मेरे हाथ में पेन पकड़ा देता है। अगर तुम नहीं लिखोगे तो मैं खुद लिखूंगा, बाद में तुम बस देख लेना कि ठीक है या नहीं। जिस पर मैं मजबूरी में सिर हिला देता हूँ। लेकिन तभी डॉर्मेटरी का दरवाजा खटखटाता है।
सामने वाले रूम का लड़का अंदर झांकता है और कहता है, 502 वाले लिन्यू कौन है? स्कूल गेट पर कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। यह सुनकर मैं कुछ पल के लिए रुक जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मुझे यहाँ कौन ढूंढने आएगा, लेकिन तभी अचानक मेरे दिमाग में एक फेमिलियर आवाज आती है। क्या वो इतनी जल्दी यहाँ तक पहुंच गया? मैं लियू वेई से एक बात कहता हूँ और फिर जल्दी से स्कूल गेट की तरफ चला जाता हूँ और दूर से ही मैं सुचिंग को खड़ा हुआ देख लेता हूँ। वो आर्मी यूनिफॉर्म पहने हुए होता है। वो चुपचाप वहीं खड़ा रहता है, लेकिन उसका चेहरा पहले से थोड़ा ज्यादा थका हुआ दिखाई देता है। उधर वो भी मुझे देख लेता है। मैंने सफेद शर्ट पहनी होती है। मैं पहले से ज्यादा साफ सुथरा और कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा होता हूँ। अब मैं वैसा नहीं लगता जैसा फेंगयांग विलेज में उसके पीछे पीछे घूमने वाला छोटा लिन्यू था, जो हर वक्त उसे दीदी कहता रहता था। जिस पर सुचिंग अपनी आंखें बंद करता है। उसके दिल में अचानक एक भारी सा एहसास होने लगता है। फिर वो धीरे से कहता है, लिन्यू चलो कहीं बैठते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं कुछ सेकंड उसे देखता हूँ, फिर धीरे से सिर हिला देता हूँ। इसके बाद मैं उसे स्कूल के पास वाले एक छोटे पार्क में ले जाता हूँ। हम दोनों बेंच पर बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ देर तक दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता, जिस पर सुचिंग के दिमाग में पिछले कुछ दिनों की सारी बातें घूमने लगती हैं। जब से मैंने उसका फोन काटा था, तब से उसका दिल बेचैन था। उसके दिमाग में हर वक्त मैं ही था, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आता था कि वो क्या करना चाहती है। वो सिर्फ मुझे देखना चाहती थी। फिर वो धीरे से मेरी तरफ देखती है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कहे, उसके दिमाग में साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी की फ्रेशमैन मिलिट्री ट्रेनिंग की याद आ जाती है। उसे वहां चीफ इंस्ट्रक्टर बनाकर भेजा गया था और उस दौरान झांग हाओ हर वक्त उसके आसपास बना रहता था। पहले फेंगयांग विलेज में उसे कभी कुछ अजीब नहीं लगता था। आखिरकार झांग हाओ वही इंसान था जिससे सुचिंग ने खुद प्रॉमिस किया था। लेकिन झांग हाओ ने हर चीज को बहुत नेचुरली लेना शुरू कर दिया था, जिस पर पहली बार सुचिंग को उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है और पहली बार उसके मन में ये ख्याल आता है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती। जिस पर इसके बाद वो जानबूझकर या कभी कभी बिना सोचे झांग हाओ से दूरी बनाने लगती है। तभी एक दिन झांग हाओ उससे कहता है, सुचिंग क्या हम दोनों की शादी तय नहीं है? जिस पर सुचिंग कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, झांग हाओ हमारी शादी के बारे में मुझे लगता है कि हमें दोबारा सोचना चाहिए। यह सुनते ही झांग हाओ का चेहरा बदल जाता है। क्यों? क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ? जिस पर सुचिंग धीरे से कहती है, मुझे माफ करना, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। अब वो दोबारा उसी कीचड़ में नहीं फंसना चाहती थी, क्योंकि अब उसे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि वो रियल में किसकी परवाह करती है। दूसरी तरफ पार्क में मेरे और सुचिंग के बीच छाई हुई साइलेंस को झांग हाओ की बात जैसे डिफॉल्ट आंसर दे देती है। झांग हाओ ठंडे स्वर में हंसता है, वो तुम्हारा भाई है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, और वैसे भी वो तो कैपिटल जा चुका है। क्या तुम्हें लगता है कि वो वापस मुड़कर आएगा? जिस पर सुचिंग उसकी तरफ देखती है, तुम्हें पता है ना कि वो अचानक चिंगबई क्यों गया? क्या तुमने मुझसे कुछ छुपाया है? झांग हाओ बिना झिझक कहता है, हाँ मुझे पता है। तो क्या? मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा था। यह सुनते ही सुचिंग को सब समझ आ जाता है। उसे पता चल जाता है कि मैं उससे अचानक दूर क्यों होने लगा था, और इसके पीछे झांग हाओ ही था। जिस पर उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। वो धीरे से कहती है, तुमने आखिर उससे क्या कहा था? झांग हाओ कहता है, मैंने बस उसे बता दिया था कि उसने तुमसे जो कन्फेशन किया था उसके बारे में मुझे पता है। फिर वो आगे कहता है, लेकिन जिस चीज ने उसे पूरी तरह हार मानने पर मजबूर किया वो ये था कि तुम मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर जा रही थी। उसे लगा कि तुम और मैं पहले से साथ हैं। यह सुनते ही सुचिंग वहीं खड़ी रह जाती है, जिस पर उसे अचानक सब याद आने लगता है। इसलिए मैंने उससे कन्फेशन करने के अगले ही दिन कैपिटल जाने का फैसला किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो गिल्ट फील करे। और फिर जब वो चिंगबई आया तो मैंने उसकी हर बात को गलत समझ लिया और उसी ने मुझे उससे और दूर कर दिया। अब सुचिंग को पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। उसे पता चल जाता है कि मैं उससे सच में प्यार करता था, और ये भी कि मैं पूरी बात जान चुका था। जिस पर वो सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझसे जरूर मिलेगी, वो मुझसे माफी मांगेगी, और जब तक मैं नाराज नहीं हूं तब तक शायद सब कुछ अभी भी ठीक हो सकता है। इसके बाद वो वापस आर्मी चली जाती है। फिर जब उसे पता चलता है कि उसे मिलिट्री परेड के लिए कैपिटल भेजा जा रहा है तो वो इतनी खुश हो जाती है कि पूरी रात सो भी नहीं पाती। जिस पर वो तुरंत हाफ ईयर के लिए कैपिटल मिलिट्री रीजन में स्टडी करने की एप्लीकेशन भी दे देती है। तभी मेरी आवाज उसकी सोच को बीच में रोक देती है, अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना तो मैं वापस जा रहा हूँ। यह सुनते ही सुचिंग अचानक होश में आती है। फिर वो जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लेती है जब मैं उठकर जाने वाला होता हूँ। मत जाओ लिन्यू। मैं कुछ पल के लिए रुक जाता हूँ। उसकी आवाज में जो जिद होती है उसे सुनकर मुझे एक पल के लिए ऐसा इल्यूजन होने लगता है जो शायद कभी सच नहीं हो सकता। लेकिन फिर मैं सिर हिलाता हूँ और उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, तुम आखिर मुझसे कहना क्या चाहती हो? जिस पर सुचिंग सामने बैठे हुए मुझे देखती है। वो मुझे बचपन से जानती थी। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि उसके मन में मेरे लिए ऐसी फीलिंग्स होंगी। अगर उसे पहले पता होता तो शायद जिस दिन मैंने उससे कन्फेशन किया था उस दिन वो मुझे इतनी बेरहमी से रिजेक्ट नहीं करती और ना ही झांग हाओ के साथ ब्लाइंड डेट पर जाती।
लेकिन अब उसे अपने दिल की बात समझ आ गई थी और शायद अभी भी बहुत देर नहीं हुई थी। जिस पर वो धीरे से कहती है, लिन्यू, पहले जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलती थी, लेकिन अब मुझे साफ समझ आ गया है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती क्योंकि मैं अचानक खड़ा हो जाता हूँ। मेरी आंखों में एक ऐसा इमोशन होता है जिसे वो समझ नहीं पाती, जिस पर उसकी बाकी बात गले में ही अटक जाती है। कुछ सेकंड बाद वो फिर जल्दी से कहती है, लिन्यू, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने सब सोच लिया है। जब तक मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करे, मैं उसे सीधे रोक देता हूँ। नहीं, मैं अपनी मुट्ठी कस लेता हूँ ताकि अपने अंदर की सारी फीलिंग्स को दबा सकूं। फिर मैं उसकी तरफ देखकर साफ शब्दों में कहता हूँ, मैं अब सब छोड़ चुका हूँ। आगे से तुम मेरे लिए सिर्फ मेरी सिस्टर रहोगी। फिर मैं आगे कहता हूँ, और तुम ये भूल रही हो कि साल के आखिर में तुम्हारी और झांग हाओ की शादी होने वाली है। जिस पर सुचिंग तुरंत कहती है, मैं उसे सब साफ बता चुकी हूँ और मॉम डैड को भी समझा दूंगी। तुम्हें किसी बात का बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ और पहली बार मुझे अपनी ही नजरों पर शक होने लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचती आई है। जब उसे लगा कि वो मुझे पसंद नहीं करती तो उसने मुझे बिना सोचे रिजेक्ट कर दिया। उसने मुझे ये तक अलाउ नहीं किया कि मैं उसे पसंद कर सकूं। और जब झांग हाओ की वजह से उसने मुझे छोड़ दिया, तब भी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन अब जब मैं फाइनली उसे छोड़ चुका हूं तो वो दोबारा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है, जिस पर मेरे दिल में एक अलग सी फीलिंग उठती है। फिर मैं उसकी तरफ देखकर एक एक शब्द साफ बोलता हूं, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, अब फैमिली वाली फीलिंग के अलावा मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। और जहां तक तुम्हारा और झांग हाओ का सवाल है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैं पीछे हटता हूँ, मुझे अभी काम है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर मैं मुड़ जाता हूँ सन्ना और वहां से चलने लगता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं एक कदम आगे बढ़ाता हूँ, सुचिंग फिर से मेरा हाथ पकड़ लेती है। मुझे पता है तुम गुस्से में ये सब कह रहे हो, पहले मैंने तुम्हें हर्ट किया था, लेकिन आगे से मैं उसका दुगना लौटाऊंगी। यह सुनकर मेरा मन करता है कि मैं वहीं आंखें घुमा लूं। मुझे समझ नहीं आता कि क्या सुचिंग को लोगों की बात समझ ही नहीं आती, जिस पर मैं अब और बहस नहीं करना चाहता। मैं उसका हाथ झटक देता हूँ और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगता हूँ। लेकिन सुचिंग की नजर में मेरा ये रिएक्शन सिर्फ गुस्सा होता है, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराती है और फिर मेरे पीछे पीछे चलने लगती है। लिन्यू, मैंने कैपिटल मिलिट्री रीजन में हाफ ईयर स्टडी के लिए अप्लाई किया है। आगे से मैं तुमसे अक्सर मिलने आ सकूंगी। यह सुनते ही मेरे दिल में और भी ज्यादा इरिटेशन होने लगता है। जब मैं उसे पसंद करता था तब उसने मुझे बिना वजह रिजेक्ट कर दिया, और अब जब मैं फाइनली उसे छोड़ चुका हूं तो वो खुद मेरे पीछे आ रही है, जिस पर मैं अंदर से पूरी तरह थक जाता हूं। फिर जैसे ही मैं स्कूल गेट तक पहुंचता हूं, मैं उसकी तरफ मुड़कर कहता हूं, तुम वापस जाओ, मैं अंदर जा रहा हूं, उस आता हूं। इतना कहकर मैं उसके जवाब का इंतजार भी नहीं करता और मुड़कर स्कूल के अंदर जाने लगता हूं। लेकिन मैं मुश्किल से कुछ कदम ही चलता हूं कि तभी पीछे से एक बार फिर कोई ताकत मुझे पकड़ लेती है। मैं थोड़ा इरिटेटेड होकर पीछे मुड़कर देखता हूं, लेकिन सामने जो चेहरा दिखाई देता है उसे देखकर मैं वहीं रुक जाता हूं। वो झांग हाओ होता है। मैं कुछ समझ पाऊं उससे पहले ही वो सीधे मेरे चेहरे पर मुक्का मार देता है। लिन्यू, तुम जैसे कचरे की हिम्मत कैसे हुई? उसका पंच सीधे मेरे चेहरे पर लगता है, जिस पर मैं लड़खड़ाकर पीछे हट जाता हूँ। फिर झांग हाओ जोर से चिल्लाता है, चिंगबई के टीचर्स को पता है कि तुम इतने नीचे गिर चुके हो कि तुम किसी और की फियांसे को छीनने की कोशिश कर रहे हो। उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि आसपास के स्टूडेंट्स और टीचर्स भी रुककर हमारी तरफ देखने लगते हैं, जिस पर मेरे अंदर अचानक गुस्सा भर जाता है। पिछले जन्म में लोगों ने मुझ पर ऐसे ही झूठे इल्जाम लगाए थे। वही घुटन, वही सफोकेशन फिर से मेरे अंदर लौट आती है, लेकिन इस बार मैं खुद को संभाल लेता हूँ। फिर मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, झांग हाओ, झूठ मत फैलाओ। अगर तुमने और कुछ कहा तो मैं सीधे स्कूल में कंप्लेंट करूंगा। आखिर में तुम्हारा स्टूडेंट स्टेटस भी चला जाएगा। लेकिन झांग हाओ और भी जोर से बोलने लगता है, सब लोग देख लो, इसी ने मेरी फियानसी को मुझसे छीना है और अब मुझे उल्टा थ्रेटन कर रहा है। चुप रहो। तभी अचानक सुचिंग वहां आ जाती है। वो जल्दी से मेरे सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें इतनी ठंडी होती हैं जैसे वो किसी को मार देगी। उस वक्त उसे पहली बार बहुत पछतावा होता है। उसे लगता है कि उसने पहले मुझे क्यों नहीं समझा, जिस पर वो मुझे अपने पीछे कर देती है और धीरे से कहती है, तुम अंदर जाओ, यहां मैं संभाल लूंगी। लेकिन मैं सिर हिला देता हूं। अगर मैं इस वक्त चला गया तो मेरे ऊपर लगा ये दाग कभी नहीं मिटेगा। जिस पर झांग हाओ ये देखकर और भी पागल हो जाता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, सुचिंग, मैं तुम्हारा फियांस हूं और तुम इसके सामने मेरी बेइज्जती कर रही हो। उसकी बात सुनकर आसपास खड़े लोग आपस में बातें करने लगते हैं। सब लोग मेरी और सुचिंग की तरफ देखने लगते हैं, जिस पर मेरा चेहरा सफेद पड़ जाता है। मैंने इतनी मुश्किल से चिंगबई में एडमिशन लिया था। मैं झांग हाओ को इसे बर्बाद नहीं करने दे सकता था। लेकिन तभी अचानक एक फेमिलियर आवाज सुनाई देती है, ब्रदर इन लॉ, आप ठीक से देखिए, ये लिन्यू है, आपकी फियंसी का छोटा भाई, आपका इमेजिनरी राइवल नहीं। मैं मुड़कर देखता हूँ, वो चेनशी होता है। वो मेरे पास आता है, फिर सुचिंग की तरफ देखकर कहता है, सिस्टर सू, आप भी यहाँ हैं? इतना कहने के बाद वो मेरी तरफ देखता है, फिर मेरे चेहरे पर पड़े लाल निशान को छूता है, जिस पर उसके चेहरे पर गुस्से की एक झलक आ जाती है। ये किसने किया? फिर वो मेरी तरफ देखकर कहता है, लिन्यू, किसी ने तुम्हें मारा और तुमने वापस कुछ नहीं किया? इतना कहकर वो धीरे से मेरा चेहरा छूता है, जिस पर सुचिंग की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो जैसे उसे रोकना चाहती है, लेकिन तभी चेनशी उसके करीब जाकर धीरे से कहता है, जल्दी से इसे यहाँ से ले जाइए,
क्या आप चाहती हैं कि लिन्यू को चिंगबई से निकाल दिया जाए? यह सुनते ही सो चिंग कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है। फिर वो मेरी तरफ देखती है और तुरंत झांग हाओ को पकड़कर वहां से ले जाती है। उस वक्त तक झांग हाओ खुद भी समझ नहीं पाता कि हुआ क्या है। उन दोनों के जाने के बाद चेंशी आसपास खड़े लोगों की तरफ मुड़ता है। फिर वो हल्का सा हंसकर कहता है, कोई बात नहीं, वो आदमी लिन्यू का ब्रदर इन लॉ है। उसका दिमाग थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि लिन्यू अपनी सिस्टर के काफी क्लोज है, इसीलिए वो उसे हमेशा अपना इमेजिनरी एनिमी समझता है। इतना कहने के बाद वो मेरा हाथ पकड़ता है और मुझे कैंपस के अंदर ले जाता है। लेकिन मैं अभी भी शॉक में होता हूँ, क्योंकि चेंशी ने अभी अभी झांग हाओ को मेरा ब्रदर इन लॉ कहा था। जब तक हम कैंपस के अंदर पहुंचते हैं तब तक भी मैं उसी बारे में सोच रहा होता हूँ। फिर अचानक मेरे चेहरे में हल्का सा दर्द होता है, जिस पर मैं फाइनली होश में आता हूँ। मैं धीरे से कहता हूँ, थैंक यू, अभी तुमने मेरी मदद की। जिस पर चेंशी मेरी तरफ देखकर कहता है, डॉर्मेट्री में मेडिसिन है, तुम्हारे चेहरे पर जल्दी कुछ लगाना पड़ेगा। मैं सिर हिला देता हूँ, लेकिन तभी मुझे फील होता है कि चेंशी थोड़ा गुस्से में है। जिस पर मैं धीरे से पूछता हूँ, क्या तुम नाराज हो? वो तुरंत कहता है, जिसने तुम्हें मारा उससे नहीं, मैं तुमसे नाराज हूँ। मैं उसकी तरफ हैरानी से देखता हूँ। फिर वो कहता है, किसी ने तुम्हें मारा और तुमने वापस कुछ नहीं किया। तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे बगल में खड़ी थी, लेकिन वो तुम्हारी प्रोटेक्शन भी नहीं कर पाई। मैं कुछ सेकंड चुप रहता हूँ, फिर धीरे से कहता हूँ, तुम्हारी नजर सच में बहुत खराब है। वो मेरी तरफ देखता है जैसे समझ नहीं पाता। जिस पर मैं आगे कहता हूँ, तुम मुझे जानते हो फिर भी उसे पसंद करते हो? मुझे लगता है कि चेंशी समझ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन फिर वो अचानक कहता है, फिंगैंग विलेज में ही मैंने देख लिया था, तुम उससे अलग हो। मैं उसकी तरफ देखकर धीरे से कहता हूँ, वो सब खत्म हो चुका है, आगे से वो सिर्फ मेरी सिस्टर रहेगी। यह सुनते ही चेंशी कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है। वो लगातार मेरी तरफ देखता रहता है। उसकी नजरें इतनी सीधी होती हैं कि मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। मैं कुछ बोलने ही वाला होता हूँ, तभी अचानक चेंशी मेरे करीब आ जाता है। उसकी आवाज बहुत धीमी होती है, अगर वो सब खत्म हो गया है तो क्या अब तुम मेरे साथ रहोगे? यह सुनते ही मैं पूरी तरह शॉक हो जाता हूँ। मैं उसकी तरफ देखता रह जाता हूँ और कुछ बोल ही नहीं पाता। हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी बगल से एक भारी आवाज आती है, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तुरंत मुड़कर देखता हूँ। वो ल्यूवे होता है। वो डॉर्मेट्री में बैठकर लव लेटर लिख रहा था, लेकिन फिर उसे पता चला कि स्कूल गेट पर मेरे बारे में रूमर्स फैल रहे हैं, जिस पर वो तुरंत भागता हुआ नीचे आया। लेकिन यहाँ आकर उसने मुझे और चेंशी को एक दूसरे के बहुत करीब खड़ा देखा। हम दोनों की नजरें सिर्फ एक दूसरे पर होती हैं, जिस पर उसका दिल अचानक बैठ जाता है। मैं तुरंत होश में आता हूँ और जल्दी से चेंशी को थोड़ा पीछे धक्का देता हूँ। फिर मैं लियू वेई की तरफ देखकर उसे पहले की बात याद करके कहता हूँ, लियू वेई, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। लेकिन तभी चेंशी अचानक बोल पड़ता है, तुम इसे एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो? मैं कुछ पल के लिए चुप रह जाता हूँ। फिर लियू वे आगे आता है। वो सीधे चेंशी की तरफ देखता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यह सुनते ही मैं वहीं फ्रीज हो जाता हूँ, जिस पर मुझे तुरंत फील होता है कि चेंशी की नजरें अब मेरी तरफ हैं और मैं उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाता। मैं जल्दी से कोई बहाना सोचने लगता हूँ, लेकिन तभी एक लड़का भागता हुआ आता है। लिन्यू, टीचर आपको बुला रहे हैं। मैं तुरंत कहता हूँ, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। लेकिन तभी चेंशी कहता है, मैं भी चलूंगा। और लियू वेई भी तुरंत बोलता है, मैं भी। जिस पर आखिर में मैं अकेला ऑफिस के अंदर जाता हूँ और चेंशी और लियू वे बाहर मेरा वेट करने लगते हैं। बाहर लियू वेई अचानक चेंशी की तरफ देखकर पूछता है, क्या तुम सच में लिन्यू को पसंद करते हो? जिस पर चेंशी बिना झिझक सिर हिला देता है। लेकिन लियू वेई फिर धीरे से कहता है, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि लिन्यू तुम्हें उस नजर से नहीं देखता। चेंशी उसकी तरफ देखकर कहता है, मुझे पता है, लेकिन अभी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी नहीं। मुझे फ्यूचर पर भरोसा है। लियू वेई कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर वो धीरे से कहता है, लेकिन तुम एक बड़े फैमिली से हो। अगर तुम सच में लिन्यू के साथ हुए तो क्या तुम्हारा फैमिली एक आम लड़के को एक्सेप्ट करेगा? यह सुनते ही चेंशी की आंखें हल्की सी बदल जाती हैं। फिर वो धीरे से कहता है, तो तुम मुझे सच में पसंद नहीं करते, तुम्हें सिर्फ मेरे पीछे खड़े फैमिली बैकग्राउंड से मतलब है। लियू वे कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है। फिर वो धीरे से कहता है, सॉरी, मैं बस, जब तक मुझे पसंद है और जब तक सामने वाला एक काइंड मैन है, मेरी फैमिली कभी ऑब्जेक्शन नहीं करेगी। अगर मैं नहीं चाहती तो मैं मना भी कर सकती हूँ। अब नया जमाना है, ये पहले वाला फ्यूडल सोसाइटी नहीं रहा। जिस पर लियू वेइमेंग उसकी तरफ देखता है और उसकी आंखों में एक चमक सी दिखाई देती है, जैसे वह इन बंधनों को तोड़ देना चाहता है। क्या वह सच में मना कर सकता है? इसी दौरान मैं टीचिंग बिल्डिंग से बाहर आता हूँ, जिस पर मैं पूछता हूँ, क्या हुआ? उन्होंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? जिसके जवाब में वह कहता है, नहीं, सब कुछ क्लियरली समझा दिया गया है और अब मैं साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी को कंप्लेंट लेटर लिखने वाला हूँ। झांग हाओ ने मुझे इतनी गलत तरीके से बर्बाद किया है, जिस पर मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। फिर मैं लियू वेई की तरफ देखता हूँ और कहता हूँ, लियू वेई, क्या हुआ? अब हम जा सकते हैं। जिस पर वह हल्का सा चौंकता है और कहता है, ओह चलो। इसके बाद हम दोनों डोरमेट्री की तरफ वापस जाने लगते हैं। रास्ते में मैं सोल डिपार्टमेंट वाले लियू वेई की तरफ देखता रहता हूँ। मुझे लगता है कि वह अभी भी कुछ देर पहले हुई बातों के बारे में सोच रहा है। जिस पर वह अचानक बोलता है, लियू वेई, जल्दी एक्सप्लेन मत करना, अभी चेंशी और लिन्यू के सामने। आई एम सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं उसकी तरफ देखता हूँ, जिस पर वह आगे कहता है, मैंने जो कहा था कि मैं चेंशी को चेस करना चाहता हूँ, उसका रीजन ये नहीं था कि मैं उसे पसंद करता हूँ, बल्कि उसके पीछे उसकी फैमिली बैकग्राउंड थी। चेंशी के फादर कैपिटल मिलिट्री रीजन में एक जनरल हैं।
जिस पर वह धीरे धीरे सब कुछ बताने लगता है। बचपन से ही मुझे बहुत स्ट्रांगली दबाया गया। मुझे हमेशा यही सिखाया गया कि फ्यूचर में मुझे सिर्फ हाई रैंकिंग कैडर के बच्चों से ही शादी करनी है। चिंगबई में पढ़ने आ पाना ही मेरी थोड़ी सी फ्रीडम थी, जिसे मैंने बहुत मुश्किल से हासिल किया था। इसलिए जब मुझे चेन शी की बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है, तब मैं ये सुनकर मैं चुप हो जाता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमेशा हंसते रहने वाला, चेयरफुल और लाइवली दिखने वाला लियू वेई अपने अंदर इतनी परेशानियां छुपा कर रखता है। जिस पर मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, लियू वेई, अब नया जमाना है। तुम्हारे पास अपनी शादी का फैसला खुद करने का राइट है। लाइफ तुम्हारी अपनी है, इसलिए फैसला भी तुम्हें खुद लेना चाहिए। किसी और के इन्फ्लुएंस में मत आओ। फिर मैं थोड़ी देर रुक कर कहता हूँ, यह मेरी अपनी एक्सपीरियंस भी है। ये वही दर्द है जिससे मैं पहले गुजर चुका हूँ। यह सुनकर लियू वेई अचानक मेरी तरफ देखता है और कहता है, नो वंडर चेंशी तुम्हें पसंद करता है। उसने भी मुझसे बिल्कुल यही बात कही थी। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, वह अचानक मुझे हग कर लेता है, जिस पर उसकी आवाज हल्की सी कांपती है। लिन्यू, थैंक यू। मैं धीरे से अपना हाथ उसकी बैक पर रखता हूँ और उसे थपथपाने लगता हूँ। कुछ देर बाद वह खुद को मुझसे अलग करता है। उसकी आंखें अभी भी लाल होती हैं, लेकिन उसके फेस पर फिर से मुस्कान आ जाती है। जिस पर वह पूछता है, लिन्यू, क्या तुम्हें सच में चेंशी पसंद नहीं है? मैं थोड़ा रुकता हूँ और कहता हूँ, नहीं, अभी मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहता हूँ। सुचिंग के लिए मेरा इतने सालों का प्यार पहले ही बहुत बुरी तरह खत्म हो चुका है। अब फीलिंग्स मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही। मैं सिर्फ खुद को बेहतर बनाना चाहता हूँ और अपने लिए एक ब्राइट फ्यूचर कमाना चाहता हूँ। इसके बाद नेशनल डे की आखिरी कुछ दिनों में लियू वेई मुझे कैपिटल की बहुत सारी जगहों पर घुमाता है, जिस पर चेंशी भी अक्सर हमारे साथ शामिल होता रहता है। लेकिन सुचिंग और झांग हाओ दोबारा कहीं दिखाई नहीं देते। नेशनल डे खत्म होने के बाद मैं फिर से अपनी वही लाइफ शुरू कर देता हूँ, जहां मैं हर दिन लाइब्रेरी में बैठा रहता हूँ। लेकिन इस बार मैं जानबूझकर दूरी नहीं बनाता। जिस पर एक दिन मुझे मौका मिलता है और चेनशी से कहता हूँ, चेनशी, हमारी वजह से सब लोग गलत समझ रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे लिए परेशानी बन रहा है, लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही वह बोलता है, उस दिन मैंने जो कुछ कहा था वह मैंने अपनी मर्जी से कहा था। मुझे सिर्फ ये डर था कि शायद तुम्हें बुरा लगे। फिर वह मेरी तरफ देखकर कहता है, और अगर तुम मुझे अपने पास खड़े रहने का मौका दे दो तो मैं बहुत खुश रहूंगा। उसकी आंखों में अफेक्शन साफ दिखाई देता है। जिस पर मैं धीरे से कहता हूँ, शायद अभी मेरे दिल में वह फीलिंग्स नहीं है, लेकिन थैंक यू। जिस पर वह मुस्कुराता है और कहता है, मुझे पता है, इट्स ओके, मैं कोशिश करता रहूंगा। मुझे यकीन है कि एक दिन तुम अपना फैसला बदल दोगे। मैं यह सुनकर कुछ नहीं कह पाता, जिस पर मैं सिर्फ चुप रह जाता हूँ। और इसके बाद हम दोनों पहले से कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से साथ रहने लगते हैं। समय ऐसे ही पढ़ाई में तेजी से निकलता जाता है और करीब आधे महीने बाद जब मैं लाइब्रेरी जाने के रास्ते में होता हूँ, तभी मेरे डिपार्टमेंट का एक लड़का भागता हुआ मेरे पास आता है। जिस पर वह कहता है, जी लिन्यू, अभी गार्ड रूम में एक वुमन इन मिलिट्री यूनिफॉर्म तुम्हें ढूंढ रही थी। मैं यह सुनकर सिर हिलाता हूँ और बाहर की तरफ चल देता हूँ। मुझे लगता है कि शायद वह सुचिंग होगी, शायद झांगहाओ वाले मामले के बारे में कुछ फॉलोअप होगा। लेकिन जब मैं गेट पर पहुंचता हूं तो वहां सच में एक अजनबी फीमेल सोल्जर खड़ी होती है, जिस पर वह मुझे देखकर कहती है, हेलो, क्या आप लिन्यू हैं? मैं सिर हिलाता हूं, हाँ। क्या आपको मुझसे मिलना था? जिस पर वह कहती है, कैप्टन सू ने मुझे भेजा है, वह आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मैं थोड़ा चौंक जाता हूं और पूछता हूं, वह खुद क्यों नहीं आए? जिस पर वह धीरे से कहती है, टीम सू अभी हॉस्पिटल में है। यह सुनते ही मैं घबरा जाता हूं, क्या हुआ उन्हें? लेकिन वह सिर्फ इतना कहती है, पूरी बात टीम सू आपको खुद बताएंगे। क्या आपके पास अभी टाइम है? मैं थोड़ी देर सोचता हूँ। बाद में मेरी कोई क्लास नहीं होती, जिस पर मैं सिर हिला देता हूँ और रोड के किनारे खड़ी जीप में बैठ जाता हूँ। करीब 40 मिनट बाद हम एंडिंग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। मैं वार्ड का दरवाजा खोलकर अंदर जाता हूँ, जिस पर मैं देखता हूँ कि सू चिंग बेड पर लेटा हुआ है और आंखें बंद करके आराम कर रहा है। दरवाजे की आवाज सुनकर वह आंखें खोलता है और जैसे ही वह मुझे देखता है, उसकी आंखों में खुशी की एक हल्की सी चमक दिखाई देती है। मैं जल्दी से उसके पास जाता हूं और उसे सहारा देता हूं, जिस पर मेरी नजर उसकी बैक के वन पर पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी चीज से बुरी तरह मारा गया हो। मैं घबराकर पूछता हूं, सुचिंग, तुम्हारी इंजरी? लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही वह मेरा हाथ पकड़ लेता है, जिस पर वह धीरे से कहता है, लिन्यू, अब हमारे साथ रहने से कोई हमें नहीं रोकेगा। क्या तुम मुझे एक और चांस दोगे? यह सुनते ही मैं पूरी तरह शॉक्ड रह जाता हूँ। फिर वह आगे कहता है, मैंने झांगहाओ से एंगेजमेंट तोड़ दी है और मैंने अपने पेरेंट्स को भी सब कुछ साफ साफ बता दिया है। अब वे हमारे खिलाफ नहीं हैं। मैं उसकी तरफ देखकर हैरानी से कहता हूँ, तुमने अपने पेरेंट्स को हमारे बारे में बता दिया? जिस पर वह धीरे से सिर हिलाता है और कहता है, मुझे पता है कि मेरे पहले वाले रिजेक्शन की वजह से तुम्हारे दिल में एक गांठ है, इसलिए मैंने सब कॉन्सिक्वेंसेस खुद ले लिए। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। फिर वह मेरा हाथ और कसकर पकड़ता है, जिस पर उसकी आवाज भर्रा जाती है, लिन्यू, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। मैं उसकी चोट की तरफ देखता हूँ, लेकिन उस समय मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो चुका होता है और मेरे कानों में सिर्फ उसकी वही बात बार बार गूंजती रहती है,
उसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया था और उस पल मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी पूरी जिंदगी अब सिर्फ उसी से जुड़ गई है। पलक झपकते ही उसने ये बात अपने पेरेंट्स को बता दी, लेकिन मैं अब सब छोड़ चुका हूँ और मुझे अब उसके प्यार की जरूरत नहीं है। उसने जो कुछ भी किया उससे मैं बिल्कुल भी मूव नहीं होता। मैं बस कंफ्यूज्ड सा फील करता हूँ और दिल के अंदर से एक उदासी उठने लगती है। अपनी पिछली जिंदगी में भी मैंने अपने पेरेंट्स के सामने सब कुछ साफ साफ कह दिया था, जिस पर मुझे लगा था कि शायद इस बार सब ठीक हो जाएगा और हम पूरी जिंदगी साथ रहेंगे। लेकिन आखिर में मेरी जगह सुचिंग को चुन लिया गया। और सबसे बड़ी बात, इस सब के बीच किसी ने भी मुझसे यह नहीं पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ। उस पल मुझे बस अपने पूरे शरीर में ठंड सी फील होने लगती है। सुचिंग चुपचाप मेरी तरफ देखता रहता है। उसके दिल की खुशी धीरे धीरे बेचैनी में बदलने लगती है, जिस पर वह कहता है, लिन्यू, क्या तुम खुश नहीं हो? मैंने फ्यूचर के लिए उनसे सब कुछ कह दिया। मैं उसकी तरफ देखता हूँ और कहता हूँ, उन्होंने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। जिस पर सुचिंग मुझे पूरी बात बताने लगता है। वह बताता है कि उस दिन वह झांग हाओ को चिंगबेई से लेकर गया था और उसे सीधे साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी वापस भेज दिया था। इसी बीच मेरी कंप्लेंट लेटर भी स्कूल पहुंच गई थी, जिसकी जांच होने के बाद झांग हाओ को स्कूल से निकाल दिया गया और यह बात फेंगयांग विलेज में भी फैल गई, जिस पर सारी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। झांग हाओ पूरी तरह टूट जाता है और सबके सामने सुचिंग से कहता है, सुचिंग, क्या तुम सच में कह सकते हो कि तुम्हारे मन में कोई सेल्फिशनेस नहीं थी? तुमने मुझे बस एक तरीका बनाया। फिर वह गुस्से में कहता है, तुम बस अपने और लिन्यू के बीच की शर्मनाक बात को छुपाना चाहते थे। असली शुरुआत किसने की थी ये तुम अच्छी तरह जानते हो। जिस पर सुचिंग ठंडे चेहरे से कहता है, मेरे और लिन्यू के बीच जो भी है वह हमारे लिन फैमिली का मामला है, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। फिर वह आगे कहता है, और अगर तुम इतनी हिम्मत से बोल रहे हो तो क्या तुम खुद एडमिट कर सकते हो साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी में तुम्हारा अपनी सीनियर सिस्टर के साथ क्या था, उस बारे में भी बात करें। यह सुनकर झांग हाओ उसके वार्निंग वाले एक्सप्रेशन को देखता रह जाता है, लेकिन सुचिंग की तरफ से काफी देर तक कोई जवाब नहीं आता। दरअसल साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी में झांग हाओ एक सीनियर सिस्टर के साथ इन्वॉल्व था जो उसे पसंद करती थी। यहां तक कि कैपिटल आने का टिकट भी उसी सीनियर सिस्टर ने दिया था। लेकिन ज्यादा दिन नहीं बीतते और उसे वापस उसकी ग्रैंडमदर के घर भेज दिया गया। इसके बाद झांग हाओ का मामला खत्म होने पर सुचिंग अपने मॉम और डैड के सामने सब कुछ साफ कर देता है। वह कहता है, मॉम डैड, मुझे आपसे कुछ कहना है। शायद आपके लिए इसे एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन यह सच है। जिस पर उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं, क्या बात है, साफ साफ बोलो। फिर सुचिंग धीरे से कहता है, मॉम डैड, आई एम सॉरी। लिन्यू के लिए मेरे दिल में सिर्फ फैमिली वाली फीलिंग्स नहीं है। उसकी यह बात जैसे आसमान से बिजली गिरने जैसी थी, जिस पर उसके पेरेंट्स पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। इसके बाद सुचिंग को इतना मारा गया कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। फिर उसे एक दिन और एक रात तक घुटनों के बल बैठाकर रखा गया, लेकिन आखिर में उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उसे उठ जाने दिया। सुचिंग समझ जाता है कि भले ही उन्होंने इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अब वे उसे रोकना भी नहीं चाहते। फिर वह मेरी तरफ देखता है और कहता है, सिस्टर, मैं तुम्हें भी एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। जिस पर उसकी आंखों में थोड़ा कंफ्यूजन दिखाई देता है। उसे लगता था कि झांग हाओ का मामला खत्म करके और अपने पेरेंट्स को मना लेने के बाद मेरे दिल में कोई रुकावट नहीं बचेगी और मैं खुशी खुशी उसके साथ वापस आ जाऊंगा। लेकिन शुरू से आखिर तक मेरे चेहरे पर एक बार भी स्माइल नहीं आती, जिस पर सुचिंग के दिल में डर भरने लगता है। लेकिन मैं उसके रिएक्शन की तरफ ध्यान नहीं देता और अपनी पिछली जिंदगी की सारी बातें बताना शुरू कर देता हूँ। मैं उसे उस कन्फेशन से लेकर सब कुछ बताता हूँ जहां मैंने उससे उम्मीद लगाई थी, और फिर एक एक करके अपनी पिछली जिंदगी में जो कुछ मेरे साथ हुआ वह सब बता देता हूँ। ये सब कहने के बाद मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और अपनी इमोशंस को फिर से दिल के अंदर दबा देता हूँ। फिर मैं उसकी तरफ देखता हूँ। मेरी आंखें गर्म जोशी से भरी होती हैं, लेकिन उनमें शांति भी होती है। मैं धीरे से कहता हूँ, आई एम सॉरी, मैं अब सब छोड़ चुका हूँ। फिर मैं आगे कहता हूँ, अब फ्यूचर में हम सिर्फ भाई बहन रहेंगे। यह सुनते ही सुचिंग का दिल जैसे एकदम डूब जाता है। उसके आंसू निकल आते हैं और उसके होंठ तक सफेद पड़ जाते हैं। अगर सुचिंग ने यह बात मुझे पिछली जिंदगी में कही होती तो क्या मुझे इतनी दर्दनाक जिंदगी से गुजरना पड़ता? लेकिन अब यह सब सोचकर मुझे सिर्फ अपनी पिछली जिंदगी के लिए दुख होता है। इस जिंदगी में मैं उसके पास कभी वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन अब मुझे इन बातों की भी परवाह नहीं है, क्योंकि मैंने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। और जब मैंने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है तो अब मुझे बार बार पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। जिस पर मैं उससे कहता हूँ, तुम आराम करो, मैं बाद में तुम्हें देखने आऊंगा। यह कहकर मैं मुड़ता हूँ और बाहर जाने लगता हूँ। तभी पीछे से सुचिंग की आवाज आती है, लिन्यू, सिर्फ एक कहानी की वजह से क्या तुम सच में मुझे छोड़ दोगे? जिस पर मैं रुक जाता हूँ। मेरी आवाज धीमी होती है और उसमें थोड़ा अंधेरा सा फील होता है। मैं कहता हूँ, अगर मैं कहूँ कि वो कोई कहानी नहीं थी, मैंने उसे खुद जिया है। यह कहने के बाद मैं उसका हाथ अपने हाथ से हटाता हूँ। बिना पीछे देखे मैं वार्ड से बाहर निकल जाता हूँ।
पीछे सुचिंग मेरी जाती हुई पीठ को देखता रहता है। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका होता है। वह समझ नहीं पाता, सब कुछ तो पहले ही ठीक हो चुका था, फिर भी वह मुझे क्यों खो रहा था। वह मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि पहले मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। और जहां तक उस कहानी की बात थी, भले ही उसके दिल में बेचैनी थी, लेकिन वह भूत प्रेत या ऐसी चीजों पर यकीन नहीं करता था जिस पर वह अपने मन में सोचता है एक दिन मैं जरूर उसका फैसला बदल दूंगा। इसके बाद मैं हॉस्पिटल से बाहर निकल आता हूँ, लेकिन मैं सीधे स्कूल वापस नहीं जाता। इस बार फोन मेरे फादर उठाते हैं, जिस पर कुछ देर तक हम दोनों चुप रहते हैं। फिर मैं पहले बोलता हूँ, आप और मॉम कैसे हैं? कुछ देर बाद मेरे फादर की थकी हुई आवाज आती है, तुम्हारी मॉम बीमार है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर मेरे दिल में एक कसक सी उठती है। मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स इतनी आसानी से ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता कि उन्होंने मेरे और मेरी सिस्टर के मामले में आखिर क्यों कॉम्प्रोमाइज कर लिया। जिस पर मेरे फादर धीरे से कहते हैं, तुम्हारी मॉम और मैं अब इस मामले में कुछ नहीं कहेंगे। आगे फ्यूचर में अगर तुम वापस नहीं भी आए तो भी कोई बात नहीं है, हम अपना ख्याल खुद रख लेंगे। मैं धीरे से पूछता हूँ, मॉम डैड आप लोग अम्पोज क्यों नहीं कर रहे? उस दिन मैंने पहली बार सुचिंग को उस हालत में देखा था। उसकी आवाज और उसकी बातों ने मुझे बहुत कुछ याद दिला दिया था, जिस पर मुझे अपने आप पर शर्म महसूस होती है। फिर वह कहती है, असल में बात ऐसी है, मेरी बात सुनो। मैंने कहा था कि फ्यूचर में मैं उसे सिर्फ अपनी सिस्टर की तरह देखूंगी, और यह बात दिल से कही थी। चिंगबे आने की जिद करने की एक बड़ी वजह भी यही थी। फोन के दूसरी तरफ अचानक कुछ देर के लिए चुप्पी छा जाती है। फिर मेरे फादर की आवाज आती है, लिन्यू साफ साफ बताओ, तुम्हारे और सुचिंग के बीच आखिर क्या है? मैं धीरे से कहता हूँ, मैंने अपनी सिस्टर को साफ कह दिया है, हम हमेशा सिर्फ रिलेटिव्स रहेंगे। फिर मैं थोड़ा रुककर कहता हूँ, लेकिन सुचिंग, मैं अपनी बात पूरी नहीं करता। जिस पर फादर कहते हैं, तुम और तुम्हारी मदर बस अपना ख्याल रखो, ये हमारा अपना मामला है और हम इसे खुद सॉल्व कर लेंगे। फिर वह आगे कहते हैं, नेशनल डे पर तुम लोग वापस नहीं आए, न्यू ईयर की छुट्टियों में वापस आ जाना। मैं धीरे से कहता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, हम सब सबस आएंगे। यह कहकर मैं फोन रख देता हूँ। फोन रखने के बाद मुझे सुचिंग का ख्याल आता है। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि वह कोई बेवकूफ़ी न करे। वैसे भी अब मैं नहीं चाहता कि मेरे पेरेंट्स मेरी वजह से और परेशान हों। जब मैं स्कूल वापस पहुंचता हूं तब रात काफी हो चुकी होती है। मैं डॉर्मेटरी के नीचे पहुंचता हूं, तभी मुझे चैनशी नीचे इधर उधर चलते हुए दिखाई देती है। वह मुझे देखते ही जल्दी से मेरे पास आती है और कहती है, चैनशी तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैं पूरी दोपहर तुम्हारी वजह से परेशान थी। मैं थोड़ा रुककर कहता हूँ, सॉरी, मुझे अचानक जल्दी में जाना पड़ा था, मैं हॉस्पिटल गया था। यह सुनकर वह चौंक जाती है। हॉस्पिटल? क्या हुआ? तुम बीमार हो? मैं सिर हिलाता हूँ, नहीं मैं नहीं, मेरी सिस्टर। वह अभी भी कैपिटल में है। उसने यहाँ मिलिट्री रीजन में पढ़ाई के लिए अप्लाई किया है और शायद वह यहाँ आधा साल रहेगी। यह सुनते ही चैनशी का चेहरा और खराब हो जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। मैं उसके चेहरे से उसकी फीलिंग्स साफ फील कर सकता हूँ। जिस पर मैं थोड़ा सोचकर कहता हूँ, आगे मैं जहां भी जाऊंगा तुम्हें बता दूंगा। फिर मैं कहता हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ, आता चाहता हूँ। इसके बाद मैं रुककर कहता हूँ, कल दोपहर मेरी कोई क्लास नहीं है, मैं लाइब्रेरी जाऊंगा। जिस पर चैनशी तुरंत कहती है, कल दोपहर मेरी भी क्लास नहीं है, मैं बाद में तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं बस सिर हिला देता हूँ और ऊपर चला जाता हूँ। मेरी जाती हुई पीठ को देखकर चैनशी का मूड काफी अच्छा हो जाता है। भले ही मैंने अभी तक अपनी फीलिंग्स साफ नहीं की थी, लेकिन वह फील कर सकती थी कि अब मैं उससे पहले जितनी दूरी नहीं बना रहा था, और उसे लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन वह जरूर मेरे करीब आ जाएगी। जब मैं डॉर्मेटरी में वापस पहुंचता हूं तो मुझे लियू वेई का बेड खाली दिखाई देता है। मैं बस हल्का सा सिर हिलाता हूं। मुझे लगता है कि शायद उसके फैमिली में कोई जरूरी काम आ गया होगा, जिस पर मैं ज्यादा नहीं सोचता और बैठकर बुक पढ़ने लगता हूं। उधर मिलिट्री हॉस्पिटल में सुचिंग पूरी रात बेचैनी में सोती है और उसी रात उसे एक सपना आता है। सपने में मैं उससे अपने दिल की बात कहता हूँ, लेकिन वह मुझे मना कर देती है। फिर अगले दिन वह साउथ वेस्ट आर्मी चली जाती है और मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो जाता हूँ, जिस पर मेरा किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता। हालांकि मेरी मदर गुस्से में मुझे घर से निकाल देती है, लेकिन सुचिंग को पता होता है कि वह बस गुस्से में ऐसा कह रही है। उसे लगता है कि कुछ दिनों बाद मैं खुद वापस आ जाऊंगा, लेकिन दिन गुजरते जाते हैं, फिर साल भी गुजर जाते हैं और आखिर तक मैं कभी वापस नहीं आता। फिर मेरी मदर नफरत और दुख में मर जाती है और सुचिंग भी अंतहीन इंतजार के बीच अपने दिल की बात समझ पाती है, लेकिन वह लड़का जो बचपन से उसके साथ बड़ा हुआ था कभी वापस नहीं आता। यह सपना इतना रियल लगता है कि सुचिंग डरकर उठ बैठती है। उसके पूरे शरीर में ठंडक और डर फैल जाता है। वह तेज तेज सांस लेने लगती है और सपने के वो सारे सीन बार बार उसके दिमाग में घूमने लगते हैं। उसे सब कुछ इतना रियल फील होता है जैसे उसने सच में खुद यह सब जिया हो। तभी उसे दिन में मेरी कही हुई बात याद आती है और उसे एहसास होता है कि उसका सपना मेरी कहानी से बिल्कुल मिलता है। फिर अचानक मेरे वो शब्द उसके दिमाग में गूंजते हैं, अगर मैं कहूँ ये कोई कहानी नहीं है, ये सब मैंने खुद जिया है। यह याद आते ही सुचिंग की आंखों में तूफान सा भर जाता है, जिस पर वह सोचने लगती है, क्या इसलिए कन्फेशन वाले अगले ही दिन उसने मुझसे माफी मांग ली थी ताकि मैं ऑकवर्ड फील न करूं? क्या इसलिए उसने मेरी तरफ से किए गए सवाल, ताने और ह्यूमिलेशन चुपचाप सह लिए थे?
क्या इसलिए? उसने सबसे पास वाले साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया था। जितना ज्यादा वह सोचती है, उसका सिर उतना ही ज्यादा दर्द करने लगता है। फिर अचानक कुछ ऐसी यादें जो उसकी नहीं थीं, उसके दिमाग में जोर जोर से आने लगती हैं। काफी देर बाद उसका सिर दर्द धीरे धीरे रुकता है और उसके दिमाग की सारी यादें पहले से ज्यादा साफ हो जाती हैं। दो जिंदगी की यादें एक साथ उसके सामने होती हैं और जैसे जैसे पिछली जिंदगी की बातें साफ होती जाती हैं, सुचिंग का दिल उतना ही ज्यादा टूटता जाता है। अब उसे समझ आता है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम वाले दिन से ही मैं उससे दूरी क्यों बनाने लगा था। अब उसे समझ आता है कि जब उसने अपने दिल की बात कही तब भी मेरे चेहरे पर कोई फीलिंग क्यों नहीं थी, और फिर मैंने उसे रिजेक्ट क्यों कर दिया था। अपनी पिछली जिंदगी में मैं आखिर तक उससे प्यार करता रहा था और आखिर में मेरी मौत भी उसी की वजह से हुई थी। इतना ही नहीं, जब उसे खुद सारी सच्चाई पता चली तब भी वह जानती थी कि हमारे बीच अब कोई रास्ता नहीं बचा था। यह सब सोचकर सुचिंग को लगता है जैसे किसी ने उसके दिल में चाकू घोंप दिया हो। वह खिड़की के बाहर चांदनी को देखती रहती है और पूरी रात उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। अगले दिन मैं अपने रूममेट्स के साथ क्लास में जाता हूँ, लेकिन मैं लियू वेई का इंतजार करता रहता हूँ और वह नहीं आती। स्कूल शुरू होने के बाद से उसने एक भी क्लास मिस नहीं की थी, जिस पर मैं क्लास खत्म होने के बाद डॉर्मेट्री वापस जाकर देखता हूँ, लेकिन वह वहां भी नहीं होती। मेरे दिल में अचानक एक बुरा एहसास फैलने लगता है। फिर मैं लाइब्रेरी में बैठता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं लगता। मैं काफी देर से बुक खोले बैठा रहता हूँ, लेकिन मैंने बहुत देर से उसका एक भी पेज नहीं पलटा होता। तभी मेरे पास बैठी दो लड़कियां बात करने लगती हैं। एक लड़की कहती है, तुम क्या सोच रहे हो? तुमने काफी देर से पेज ही नहीं पलटा। दूसरी लड़की कहती है, आज पूरा दिन लियू वेई दिखाई नहीं दी, वह क्लास में भी नहीं आई, मुझे उसकी थोड़ी चिंता हो रही है। पहली लड़की कहती है, चिंता मत करो, वह कोई बच्ची नहीं है। फिर वह धीरे से कहती है, लेकिन सच में वह बहुत बेचारा है। इतनी मुश्किल से चिंगबेई में एडमिशन लिया और उसके फादर अब उसे ड्रॉप आउट करवाना चाहते हैं। दूसरी लड़की कहती है, मैंने सुना है उसका फादर स्कूल आकर बहुत हंगामा कर रहा था। फिर वह कहती है, और उसके साथ जो लड़का था वह शायद चाइनीज डिपार्टमेंट का था, उसका नाम क्या था? यह सुनते ही मैं अचानक खड़ा हो जाता हूँ, जिस पर दोनों लड़कियां डरकर मेरी तरफ देखने लगती हैं। वो लोग अभी कहाँ हैं? जिस पर उनमें से एक लड़की कहती है, शायद एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस में। यह सुनते ही मैं तुरंत भागता हुआ बाहर निकल जाता हूँ। चैनशी भी जल्दी से अपनी किताबें समेटती है और मेरे पीछे पीछे आ जाती है। जब मैं गेट के पास पहुंचता हूँ तभी पीछे से चैनशी मेरा हाथ पकड़ लेती है। वह कहती है, वो लोग वहां पे हैं। मैं तुरंत उसकी तरफ मुड़ता हूँ, जिस पर मैं देखता हूँ कि एक लंबा आदमी लियू वेई को पकड़कर कार में घसीट रहा है। लियू वेई लगातार छूटने की कोशिश करती है, लेकिन मैं फिर भी एक कदम लेट हो जाता हूँ, जिस पर कार तेजी से निकल जाती है और पीछे सिर्फ धुआं छोड़ जाती है। मैं वहीं खड़ा रह जाता हूँ, मेरा दिल एकदम नीचे तक बैठ जाता है। मैं धीरे से कहता हूँ, क्या मैं उससे दोबारा मिल पाऊंगा? चैनशी चुप रहती है, क्योंकि उसे भी जवाब नहीं पता होता। लेकिन मैं सिर्फ एक पल के लिए रुकता हूँ और फिर मुड़कर टीचर ऑफिस बिल्डिंग की तरफ चलने लगता हूँ, जिस पर चैनशी पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कहता हूँ, मैं टीचर को ढूंढने जा रहा हूँ, उनके पास जरूर लियू वेई के घर का एड्रेस होगा। वह मेरी तरफ देखती है, तुम उसके घर जाओगे? फिर वह खुद ही कहती है, छोड़ो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, थैंक यू। इसके बाद हम दोनों टीचर से एड्रेस लेते हैं और तुरंत वहां के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद हम एक कोर्टयार्ड के सामने खड़े होते हैं। मैं गहरी सांस लेता हूँ और डोर नॉक करता हूँ। दरवाजा खोलने वाली एक मिडिल एज्ड वुमन होती है, जिसका चेहरा थोड़ा बहुत लियू वेई जैसा लगता है। मैं कहता हूँ, हेलो, मेरा नाम लिन यू है, मैं लियू वेई का क्लासमेट हूँ, क्या आप उसकी मदर हैं? वो धीरे से सिर हिलाती है, लेकिन हमें थोड़ा गार्ड होकर देखती है, जिस पर मैं हल्की सी स्माइल के साथ कहता हूँ, आंटी, मैंने सुना। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही अंदर से लियू वेई की आवाज आती है। वह जोर से चिल्लाती है, अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार दीजिए, लेकिन मैं स्कूल जरूर जाऊंगी और मैं इस घर से भी निकल जाऊंगी जहां मैं हर दिन घुटती हूँ। मैं और चैनशी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर बिना कुछ सोचे अंदर की तरफ भागते हैं। अंदर जाते ही हमें लियू वेई की मदर रोते हुए दिखाई देती है। वह कह रही होती है, उसे मत मारो, वह हमारा इकलौता बेटा है, तुम मेरी जान ले लोगे। जिस पर मैं सीधे अंदर वाले कमरे में भागता हूँ और वहां मैं देखता हूँ कि एक मिडिल एज्ड आदमी हाथ में बेंत लेकर लियू वेई को मारने जा रहा होता है। मैं बिना सोचे समझे उसके सामने आ जाता हूँ और लियू वेई के आगे खड़ा हो जाता हूँ। वह आदमी शायद अपनी वाइफ को समझकर हाथ रोक लेता है, लेकिन जब वह मुझे देखता है तो उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वह भौहें चढ़ाकर कहता है, तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? लियू वे शॉकर्ड होकर मेरी तरफ देखती है। लिन्यू, तुम यहाँ क्यों आए? मैं उसकी तरफ देखता हूँ, फिर उसके फादर से कहता हूँ, अंकल, मेरा नाम लिन्यू है, मैं लियू वेई का क्लासमेट हूँ। लेकिन वह गुस्से में कहते हैं, अब लियू वे आगे नहीं पढ़ेगी, इसलिए उसका कोई क्लासमेट भी नहीं है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ और दोबारा मत आना। मैं उनकी तरफ देखता हूँ और धीरे से पूछता हूँ, अंकल, लेकिन क्यों? जिस पर वह गुस्से में कहते हैं, मैंने उसे स्कूल इसलिए भेजा था ताकि वह समझदार बने और मेरी बात माने। फिर वह लियू वेई की तरफ देखकर कहते हैं, लेकिन इसने मुझे शर्मिंदा कर दिया, अगर यह ठीक से पढ़ाई भी नहीं करेगी तो फ्यूचर में इसकी शादी कैसे होगी? यह सुनकर लियू वेई रोते हुए कहती है, मैंने कहा ना, अगर फ्यूचर में मैं अकेली भी रही तो भी मैं अच्छी तरह जी सकती हूँ, आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? लेकिन उसके फादर कहते हैं, हर किसी को शादी करनी पड़ती है। फिर वह कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी किसी अच्छे फैमिली में शादी कर लो, ये सब तुम्हारे भले के लिए है। मैं उनकी बात सुनता हूँ
और समझ जाता हूँ कि लियू वेई के फादर अपनी बेटी से प्यार तो करते हैं, लेकिन उनकी सोच अभी भी पुराने जमाने में अटकी हुई है। जिस पर मैं उनकी तरफ देखकर हल्की स्माइल के साथ कहता हूँ, अंकल मुझे पता है कि आप लियू वेई से बहुत प्यार करते हैं, आप बस चाहते हैं कि उसका फ्यूचर सेफ हो और वह जल्दी अपना घर बसा ले। फिर मैं धीरे से कहता हूँ, लेकिन क्या जरूरी है कि वह सिर्फ किसी बड़े फैमिली में शादी करके ही खुश रह सकती है? अगर शादी के बाद सामने वाला लियू वेई के साथ अच्छा बिहेव न करे तो क्या होगा? यह सुनकर वह तुरंत कहते हैं, मेरी बेटी को कोई तकलीफ देगा? ऐसा कौन कर सकता है? मैं धीरे से कहता हूँ, कुछ छोटे ऐसी होती हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देती। फिर मैं उनकी तरफ देखकर कहता हूँ, शादी करके किसी पर डिपेंड रहने से बेहतर है कि इंसान खुद अपने पैरों पर खड़ा हो और अपनी जिंदगी खुद कंट्रोल करे। क्या यह ज्यादा अच्छा नहीं है? कमरे में अचानक चुप्पी छा जाती है। लियू वेई के फादर मुझे सोचते हुए देखते हैं। उनकी आंखों में कुछ बदलता हुआ दिखाई देता है, जिस पर मैं आगे कहता हूँ, अंकल लियू वेई को स्कूल से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसे पढ़ाई कंटिन्यू करने दीजिए, फिर बाद में देख लीजिए कि वह कैसा करती है। अगर वह यह साबित कर दे कि वह बिना किसी के सहारे भी अच्छी जिंदगी जी सकती है तो फिर शादी करनी है या नहीं और किससे करनी है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। लियू वेई के फादर कुछ नहीं कहते, लेकिन उनका चेहरा पहले जैसा सख्त नहीं रहता। फिर वह अचानक मुझसे पूछते हैं, ये सब बातें तुमने कहां से सीखी? अगर फ्यूचर में तुम शादी नहीं करोगे तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स मान जाएंगे? मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, अंकल आपने गलत समझा। ऐसा नहीं है कि मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं भी चाहता हूँ कि फ्यूचर में मेरा अपना एक फैमिली हो, लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी की उम्मीद सिर्फ शादी पर नहीं रखना चाहता। उसी समय हॉस्पिटल में सुचिंग मुझे दूसरी लड़कियों के साथ करीब देखकर बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है। उसका मन करता है कि वह आगे बढ़कर हम दोनों को अलग कर दे, लेकिन उस ड्रीम के बाद वह जानती है कि अब उसके पास ऐसा करने का हक नहीं है। जिस पर वह धीरे धीरे मेरे पास आती है। मैं उसे देखकर पूछता हूँ, तुम फिर हॉस्पिटल क्यों आई हो? क्या तबीयत खराब है? वह सिर हिलाती है, नहीं, मेरा एक फ्रेंड घायल है। फिर वह मेरी तरफ देखकर कहती है, लिन्यू क्या हम कहीं और बात कर सकते हैं? कल जो स्टोरी तुमने मुझे सुनाई थी उसके बारे में मुझे तुमसे कुछ कहना है। यह सुनकर मैं थोड़ा रुक जाता हूँ। मेरे मन में तुरंत एक ख्याल आता है, क्या उसे पिछली जिंदगी की बातें याद आ गईं? कुछ देर बाद हम हॉस्पिटल के बाहर खड़े होते हैं, जिस पर मैं उससे पूछता हूँ, तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? सुचिंग मेरी तरफ देखती है, उसकी आंखों में गिल्ट साफ दिखाई देता है। फिर वह धीरे से कहती है, लिन्यू आई एम सॉरी, पिछली जिंदगी में जो कुछ भी हुआ मुझे सब याद आ गया है। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हुई, उसके लिए मैं सच में माफी चाहती हूँ। यह सुनते ही मेरी आंखें तुरंत लाल हो जाती हैं, जैसे पिछली जिंदगी के सारे दुख, सारी शिकायतें और सारी तकलीफें एक साथ वापस आ गई हों। शायद मैं बहुत समय से इसी पल का इंतजार कर रहा था। सुचिंग मुझे लाल आंखों से देखती है, वह खुद भी थोड़ी घबराई हुई होती है। फिर वह कहती है, लिन्यू प्लीज मत रो, ये सब मेरी गलती थी, मैं गलत थी, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? फिर वह धीरे से कहती है, मैं जानती हूँ कि पिछली जिंदगी के बाद हमारे बीच अब कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन फ्यूचर में क्या तुम मुझसे दूर मत होना? मैं हमेशा तुम्हारी सिस्टर बनकर रह सकती हूँ, क्या ये ठीक है? मैं उसकी गर्म आंखों की तरफ देखता हूँ। एक पल के लिए मुझे लगता है जैसे मेरी पुरानी वाली सिस्टर वापस आ गई हो, जिस पर मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, तुम हमेशा मेरी सिस्टर रहोगी। यह सुनते ही सुचिंग हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन उसके दिल के अंदर एक अंतहीन दर्द हमेशा के लिए रह जाता है। वो अपना हाथ उठाता है और पहले की तरह बहुत ध्यान से मेरे बालों को छूता है, जिस पर मैं उसे मना नहीं करती, और मेरे दिल में पिछली लाइफ को लेकर जो रिसेंटमेंट होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन यह वार्म सीन थोड़ी दूर खड़ी शेनशी की नजरों में पड़ जाता है, जिस पर उसे लगता है कि मैंने आखिरकार पलटकर सुचिंग को एक्सेप्ट कर लिया है। यह देखकर सुचिंग के दिल में बहुत बेचैनी होने लगती है और वो आगे बढ़कर हम दोनों को अलग करना चाहती थी, लेकिन उस ड्रीम के बाद वो ये समझ चुकी थी कि अब उसके पास ऐसा करने का कोई हक नहीं बचा है। जिस पर वो मेरे पास आकर पूछती है, तुम फिर से हॉस्पिटल में क्यों हो? इंग्लैंड मेरे सामने खड़ा होता है, जिस पर मैं उससे पूछती हूँ, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? जिस पर वो मेरी तरफ देखकर धीरे से कहता है, लिन्यू आई एम सॉरी, मुझे अपनी पिछली लाइफ में जो कुछ हुआ था वो सब याद आ गया है। मेरे साथ रिलेशनशिप में होने की वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हुई थी, इसके लिए मैं बहुत सॉरी हूँ। यह सुनते ही मेरी आंखें तुरंत लाल हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे पिछली लाइफ में जो भी शिकायतें, दर्द और दुख मैंने सहा था वो सब इसी पल का इंतजार कर रहे थे। सुचिंग मुझे लाल आंखों से देखती है, वो खुद भी थोड़ा घबरा जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या करे। जिस पर वो जल्दी से कहती है, लिन्यू प्लीज मत रो, ये सब मेरी गलती थी, मेरी सिस्टर की गलती थी, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? उसे खुद को सिस्टर कहते सुनकर मेरे दिल में अचानक से एक अजीब सी खुशी होने लगती है, जिस पर मैं धीरे से कहती हूँ, लिन्यू अब जब तुम्हें पिछली लाइफ की सारी बातें पता चल गई हैं तो तुम भी जानती हो कि अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फ्यूचर में मुझसे दूर मत होना, तुम हमेशा मेरी सिस्टर बनकर रह सकती हो, क्या ये ठीक है? मेरी बात सुनकर सुचिंग मेरी तरफ देखती रह जाती है, उसकी आंखों में वही पुरानी वार्मथ दिखाई देती है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे मेरी पुरानी सिस्टर वापस आ गई है, जिस पर मैं मुस्कुराते हुए कहती हूँ, तुम हमेशा मेरी सिस्टर रहोगी। यह सुनकर सुचिंग हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन उसके दिल में एक बहुत गहरी कड़वाहट अब भी बनी रहती है। फिर वो अपना हाथ उठाती है और पहले की तरह बहुत धीरे से मेरे बालों को छूती है, जिस पर मैं उसे फिर से मना नहीं करती, और मेरे दिल में पिछली लाइफ को लेकर जो गुस्सा था
वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे अब सब खत्म हो गया है और आगे फ्यूचर पहले से बेहतर होने वाला है। लेकिन यह वार्म सीन फिर से थोड़ी दूर खड़ी शेनशी देख लेती है, जिस पर उसे और भी ज्यादा यकीन हो जाता है कि मैंने सु चिंग को एक्सेप्ट कर लिया है। हमारे चेहरों पर मुस्कान देखकर वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाती है। इसके बाद उसके दिल में फिर से गुस्सा आने लगता है। वो खुद पर नाराज होती है कि उसने अभी तक हार नहीं मानी और उसे डर होने लगता है कि मैं फिर से उसी पुराने रिश्ते में वापस चला जाऊंगा। फिर जब वो हमें साइड बाय साइड चलते हुए देखती है तो आखिरकार खुद को रोक नहीं पाती। वो सीधे मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं थोड़ा रुक जाता हूँ। उसकी आवाज में साफ नाराजगी सुनाई देती है, जिस पर मैं सु चिंग की तरफ देखकर कहता हूँ, तो फिर मैं पहले चलता हूँ। लेकिन शेनशी की नजरों में यह ऐसे दिखाई देता है जैसे मैं इतनी छोटी सी बात भी सु चिंग को बताकर जा रहा हूँ। यह देखकर वो और भी ज्यादा नाराज हो जाती है, जिस पर वो गुस्से में कहती है, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी नाराज क्यों हो? क्या तुम फिर से अपनी सिस्टर के साथ हो गई हो? तुम दोनों हमेशा एक ही तरफ क्यों होते हो? उसे ऐसा कहते सुनकर मुझे तुरंत समझ आ जाता है कि वो किस बात पर नाराज है। मेरे दिल का एक सॉफ्ट हिस्सा जैसे अचानक से छू जाता है, जिस पर मैं अपनी आईब्रो उठाकर कहता हूँ, तो तुम इस वजह से नाराज हो? वो मेरी तरफ देखकर कहती है, और किस वजह से? डोर पर तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? क्या तुम सब भूल गए हो? क्या तुम मेरी तरफ देख भी नहीं सकते? तुम बार बार वही गलती क्यों करना चाहते हो? आखिर तुम फिर से उसे ही क्यों चुनते हो? उसके चेहरे पर उदासी देखकर मैं उसे और टीज नहीं कर पाता, जिस पर मैं धीरे से कहता हूँ, तुमने गलत समझा, मैंने उसे नहीं चुना है। शेनशी अभी भी दुख में डूबी हुई थी। वो यह सोच रही थी कि क्या उसे मुझे छोड़ देना चाहिए या फिर मुझे अपने पास खींच लेना चाहिए। लेकिन तभी वो मेरी सॉफ्ट आवाज सुनती है, जिस पर उसका पूरा शरीर अचानक से फ्रीज हो जाता है। फिर उसकी आंखों में अचानक से बहुत खुशी आ जाती है, जिस पर वो जल्दी से पूछती है, तुमने क्या कहा? तुमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया? तो फिर अभी क्या था? जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, हम बस बात कर रहे थे। चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा मेरी सिस्टर रहेगी। यह सुनते ही शेनशी को ऐसा लगता है जैसे वो फिर से जिंदा हो गई हो। उसके दिल का सारा डर और बोझ एकदम से खत्म हो जाता है। उसी पल उसे बहुत साफ समझ आ जाता है कि वो मेरे बिना नहीं रह सकती, जिस पर वो एक कदम आगे बढ़ती है और मेरी तरफ बहुत गहरी नजरों से देखकर कहती है, लिन्यू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। क्या तुम मुझे एक चांस दोगे? क्या तुम मेरे साथ रहोगे? मैं उसके सामने खड़ी उस लड़की को देखता हूँ और मेरे दिमाग में हमारे साथ बिताए हुए सारे पल आने लगते हैं, जिस पर मेरा दिल धीरे धीरे बहुत सॉफ्ट हो जाता है। मैं ये समझ जाता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मेरे दिल में शेनशी के लिए कुछ नहीं था। बस मैंने पिछली बार सु चिंग के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन मुझे कभी कोई जवाब नहीं मिला, जिस पर मैं डर गया था। लेकिन अब मैं सब कुछ पीछे छोड़ चुका हूँ और अब मेरे सामने एक ऐसी लड़की खड़ी है जो सच में मुझे चाहती है। शायद मुझे इस फेट को पकड़ लेना चाहिए। जिस पर मैं धीरे से उसके कान को छूता हूँ और आखिरकार हल्के से सिर हिलाता हूँ। यह देखकर शेनशी की आंखें बड़ी हो जाती हैं, जिस पर वो जल्दी से पूछती है, लिन्यू, क्या तुमने सच में हाँ कह दिया? मैं उसकी नजरों में देखता हूँ और फिर धीरे से सिर हिलाता हूँ। यह देखकर शेनशी बहुत एक्साइटेड हो जाती है। फिर वो धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाती है और मेरे बगल में लटक रहे हाथ को पकड़ने की कोशिश करती है। जब मेरा हाथ पूरी तरह उसकी हथेली में आ जाता है तो उसके दिल में एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन भर जाती है, जिस पर वो मुस्कुराकर कहती है, लिन्यू, मैं फ्यूचर में तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। इसके बाद हम दोनों वापस क्लिनिक के बाहर आ जाते हैं। तभी उसी समय लियू वेई वहां से बाहर निकलता है, जिस पर वो पूछता है, क्या हुआ? सब ठीक है? कोई सीरियस बात तो नहीं है? मैं सिर हिलाकर कहता हूँ, नहीं, कुछ नहीं। इसके बाद हम तीनों साथ में हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगते हैं। फिर जैसे ही मैं कार में बैठने वाला होता हूँ, लियू वेई हमेशा की तरह मेरे लिए बैक सीट में जगह छोड़ देता है। लेकिन इस बार शेनशी उससे पहले को ड्राइवर वाली सीट का डोर खोल देती है। यह देखकर लियू वेई एक पल के लिए रुक जाता है। फिर वो हम दोनों को बार बार देखकर कहता है, तुम दोनों को क्या हुआ है? आखिर चल क्या रहा है? जिस पर शेनशी अपनी आईब्रो उठाकर मुस्कुराती है और कहती है, जो तुम सोच रहे हो वही। लियू वेई यह सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। फिर वो जल्दी से कहता है, रुको, तुमने उसकी कन्फेशन एक्सेप्ट कर ली? जिस पर मैं उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि इस बार मैं यह बात छुपाना नहीं चाहता था। थोड़ा सा ऑकवर्ड तो था, लेकिन जब लियू वेई ने बात खोल ही दी तो उसने भी थोड़ा सा मान लिया। हाँ, उसे ऐसे माना जा सकता है जैसे उसने आखिरकार बादलों के पीछे से चांद देख लिया हो। चैन, क्लासमेट चैन, तुम्हारी सारी विशेष सच हो गईं। अब क्या हमें खाना खिलाने का टाइम नहीं आ गया? ठीक है, बताओ कहाँ चलना है? अभी चलते हैं। सिर्फ मुझे बुलाने से काम नहीं चलेगा, हमारे डॉर्मेटरी वालों को भी बुलाना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे डॉर्मेटरी वालों को भी बुला लो, सब साथ में चलकर अच्छा खाना खाते हैं। क्लासमेट चेन सच में बहुत जनरस है। जिस पर शेनशी रियर व्यू मिरर के जरिए मेरी तरफ देखती है। हमारी नजरें मिलती हैं और हम दोनों हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। आधे घंटे बाद चिंगबेई के पास वाले एक स्टेटरन होटल में दोनों डॉर्मेटरी के सारे लोग आ चुके होते हैं। सिस्टर, आज क्या अच्छी बात है, अचानक से सबको खाना क्यों खिला रही हो? ऑफ कोर्स, हमारी क्लासमेट चेन के पास अनाउंस करने के लिए कुछ गुड न्यूज है। कौन सी गुड न्यूज? जल्दी बोलो। यह सुनकर सबकी नजरें मुझ पर आ जाती हैं। कई लोगों की नजरों से घिरकर मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील होने लगता है। मेरे कान बिना वजह लाल हो जाते हैं और शेनशी का चेहरा भी थोड़ा लाल हो जाता है, जिस पर टेबल के नीचे उसका हाथ आगे आता है
मेरा हाथ पकड़ता है और उसे धीरे से दबाता है। हाँ सिस्टर, आखिरकार तुमने उसे पा ही लिया। कंग्रेट्स लिन्यू, तुम दोनों एकदम परफेक्ट लगते हो। आगे चलकर तुम दोनों की शादी भी जरूर होगी। उस टाइम हमें वेडिंग पार्टी देना मत भूलना। सबकी बातें और विशेष सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराती हूँ, उनकी तरफ सिर हिलाती हूँ और टेबल के नीचे धीरे से शेनशी का हाथ पकड़ लेती हूँ। इसके बाद क्लासेस के अलावा मैं और शेनशी लगभग हर वक्त साथ ही रहते हैं। हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है कि लियू वेई हमेशा कहता है कि वो अकेला पड़ गया है और उसे बहुत जेलसी हो रही है। मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं आखिरकार उसके साथ हूँ। मेरा मन करता है कि मैं हर वक्त उसके साथ ही रहूं और धीरे धीरे मैं भी अपने अंदर का डर छोड़ने लगती हूँ। कभी कभी सुचिंग मुझे खाने के लिए बाहर बुलाती है और मैं भी मान जाती हूँ, लेकिन पूरे टाइम मैं उसे सिर्फ अपनी सिस्टर की तरह ही ट्रीट करती हूँ और मेरे मन में कोई और फीलिंग नहीं आती। इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं और देखते ही देखते ठंडी विंटर आ जाती है। उस दिन मैं व्हाइट पैडेड जैकेट पहनकर लाइब्रेरी जा रही होती हूँ। एग्जाम आने वाले हैं, तुम्हें जल्दी रिव्यू करना चाहिए। तुम तो वैसे भी इतने सीरियस हो, तुम्हें रिव्यू करने की जरूरत ही नहीं है। ज्यादा टायर्ड मत हो जाना। कोई बात नहीं, मैं टायर्ड नहीं हूँ। हम दोनों साइड बाय साइड लाइब्रेरी की तरफ जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में हमें लियू वेई और लिन यू मिल जाते हैं, जो अभी अभी स्कूल गेट की तरफ से आए होते हैं। तुम्हारी सिस्टर फिर से आई है। वो अभी स्कूल गेट पर खड़ी है। ठीक है, मुझे पता है। वो फिर से यहाँ क्यों आई है? क्या अब सोल्जर बनने के बाद उसके पास इतना फ्री टाइम है? तुम पहले लाइब्रेरी जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल गेट तक चलती हूँ। जब सुचिंग मुझे देखती है तो उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो मेरे पास खड़ी लड़की को देखती है उसके चेहरे की स्माइल थोड़ी कम हो जाती है। सिस्टर, क्या काम था? कुछ दिनों बाद तुम छुट्टियों में घर जाने वाली हो, लेकिन मैं साल के आखिर तक वापस नहीं आ पाऊंगी, इसलिए मैं तुम्हें पहले से बताने आई थी और मैं तुमसे यह भी पूछना चाहती थी कि तुम कब जा रही हो। मैंने तुम्हारे लिए पहले ही टिकट बुक कर लिया है। जरूरत नहीं है, मैं लिन्यू के साथ वापस जाऊंगी और टिकट भी हमने साथ में ही बुक कर लिया है। अच्छा है, तुम दोनों साथ में वापस जाओ, अब मुझे चिंता नहीं होगी। इतना कहने के बाद हमारे बीच कुछ देर के लिए चुप्पी छा जाती है। मैं चलती हूँ, तुम लोग अंदर जाओ। ठीक है, हम लोग चलते हैं। तुम ड्राइव सेफली। इतना कहकर मैं और शेनशी मुड़कर स्कूल गेट के अंदर चले जाते हैं। सुचिंग हमें साइड बाय साइड जाते हुए देखती रहती है। उसके सामने वो लड़की मेरे कान के पास झुकती है और कुछ कहती है, जिसे देखकर मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। यह देखकर सुचिंग के दिल में सिर्फ कड़वाहट रह जाती है। अगर उस टाइम उसने अलग फैसला लिया होता तो आज मेरे बगल में खड़ी लड़की शेनशी नहीं बल्कि वो खुद होती। लेकिन अफसोस, दुनिया में ऐसा नहीं होता। एग्जाम खत्म होने के बाद मैं शेनशी के साथ फेंगयांग विलेज वापस आती हूँ, या फिर यूं कहो, लिन के घर के सामने वही सफेद सांताना आकर रुकती है। मैं कार से उतरने ही वाली होती हूँ, तभी शेनशी मेरा हाथ पकड़ लेती है। वो थोड़ा हेजिटेट करती है और फिर कहती है, तुमने कहा था ना मैं भी तुम्हारे साथ अंदर चलूं, अंकल और आंटी से मिलूं, कैसा रहेगा? ठीक है, लेकिन मैं पहले घर वालों को बता देती हूँ, फिर तुम आना। ठीक है। लेकिन इतना कहने के बाद भी वो मेरा हाथ नहीं छोड़ती। मैं कुछ कहने ही वाली होती हूँ, तभी कार के बाहर से मॉम की आवाज आती है, लिन्यू। यह सुनते ही मैं घबरा जाती हूँ। मैं जल्दी से सिर घुमाती हूँ और ऐसा दिखाने लगती हूँ जैसे हम दोनों बस नॉर्मली बैठे थे। फिर मैं पलटकर शेनशी को घूरती हूँ, लेकिन वो पकड़ जाने पर भी बिल्कुल परेशान नहीं होती, बल्कि उसके चेहरे पर वही एक्सप्रेशन होता है जैसा वो चाहती थी। जिस पर हम दोनों जल्दी से कार से नीचे उतर जाते हैं। मॉम, डैड, मैं आ गई। अंकल आंटी नमस्ते, मेरा नाम शेनशी है। मॉम की नजर हम दोनों पर पड़ती है। उनका एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब हो जाता है। फिर वो शेनशी से कहती हैं, मुझे पता है तुम लिन्यू की क्लासमेट हो, उसे सेफली वापस लाने के लिए थैंक यू। बहुत ठंड है, अब तुम जल्दी से घर चली जाओ। शेनशी ने नहीं सोचा था कि उन्हें सीधे ऐसे वापस भेज दिया जाएगा, जिस पर वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाती है। मैं भी कुछ सेकंड्स के लिए समझ नहीं पाती, लेकिन फिर तुरंत रिएक्ट करती हूँ। घर के अंदर आते ही मॉम और डैड मुझसे शेनशी के बारे में पूछने लगते हैं, तुम और वो शेनशी, क्या तुम दोनों? मुझे पता था कि अब मैं यह बात छुपा नहीं सकती, इसलिए मैं धीरे से सिर हिला देती हूँ। सुचिंग, उसकी सिस्टर को भी अब पता है और अब हमारे रिलेशन अच्छे हैं। मॉम, डैड, आपको अब आगे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर दोनों थोड़ा राहत की सांस लेते हैं और देखते ही देखते शाम हो जाती है, जिस पर मॉम अचानक पूछती हैं, सुचिंग ने नहीं कहा था कि वो आज वापस आने वाली है? अब तो दोपहर भी हो चुकी है, अभी तक वो वापस क्यों नहीं आई? मॉम, आप टेंशन मत लो, सिस्टर ने कहा था कि वो वापस आएगी। तभी बाहर से मॉम की आवाज आती है, सिस्टर वापस आ गई। घर के बाहर एक जीप आकर रुकती है और सुचिंग उसमें से नीचे उतरती है। मॉम, लिन्यू, मैं वापस आ गई। अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे डर था कि कहीं तुम न्यू ईयर ईव का डिनर मिस ना कर दो। जिसके बाद हम चारों एक साथ बैठते हैं और खुशी खुशी रियूनियन डिनर खाने लगते हैं। डिनर के दौरान डैड और सुचिंग दोनों थोड़ी वाइन पी लेते हैं, जिस पर कुछ ही देर में दोनों को हल्का नशा होने लगता है। फिर मॉम डैड को सहारा देकर रूम में आराम करने ले जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सुचिंग के चेहरे पर भी हल्का सा नशा दिखाई देने लगता है। वो अपना आधा सिर चेयर पर टिकाकर बैठी रहती है, जिस पर मैं उसे देखकर कहती हूँ, सिस्टर, तुम भी ड्रंक हो गई हो। लिन्यू, मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा, क्या तुम अब खुश हो? ओह ऑफ कोर्स, मैं अब बहुत खुश हूँ।
यह सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराती है, फिर वो कहती है, अच्छा है, चलो बाहर चलते हैं, मैंने कुछ फायरवर्क्स खरीदे हैं, चलो उन्हें साथ में जलाते हैं। ठीक है। जिसके बाद मैं फेरी स्टिक हाथ में लेती हूँ और यार्ड में खुशी खुशी उसे घुमाने लगती हूँ। सो चिंग मेरी तरफ देखती रहती है। मेरे चेहरे की ब्राइट स्माइल देखकर उसके दिल में फिर वही पुरानी फीलिंग्स उठने लगती हैं, लेकिन आखिर में वो बस हल्का सा मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसके लिए मेरी सिस्टर बनकर मेरे पास खड़े रहना ही शायद सबसे बड़ी चीज थी जो गॉड ने उसे दी थी।